गली न्यूज। समीर वानखेड़ अगर एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगती थी तो सारे स्मगलर्स के प्लान चेंज हो जाते थे। बहुत परेशान किया अपने स्मगलर लोग का। कोई बॉलीवुड स्टार से कोई पंगा हुआ एयरपोर्ट पे, चिल्लम चाली। देखिए बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करनी पड़ेगी कि अगर फिल्मों में मेरे लिए मेरा नाम लेके कोई फिल्म हिट करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी तो शाहरुख खान। SRK की चैट आपके साथ बात हुई थी, वो लीक हुई। आप की जो एक फ़ोटो हमने देखी थी पहले की, अब वो चबी चिक्स वाले थे। बहुत धमकी भी आती थी आपको। काफी तो, लेकिन उसमें से एक अजय देवगन मिका सिंह कर फॉरेन करेंसी मिली, बॉटल्स मिले। ये जाकिर नाइक वो इस्लामिक टीचर, वो इस्लाम के बारे में बात करते थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप, करोड़ों लोगों की धड़कन, जब जीत के आए लोग जश्न मना रहे थे, वहाँ पे समीर वानखेड़ ने वो कप को रोका और उस पर टैक्स मारा। सॉरी सलीम भाई, एक इंटरोगेटर से आप इंटरोगेशन नहीं कर सकते बराबर। बेसिकली एंटी स्मगलिंग ड्रग के केसेस वगैरह 1700 किलो, 17,000 किलो। आपने बोला मैं दाऊद इब्राहिम से भी नहीं डरता, मेरे लिए वो कुछ भी नहीं। लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू वन थिंग सलीम भाई, यू नो जो आपने रिसर्च किया है, मुझे लगता नहीं है कि इतना रिसर्च शायद मेरे धर्मपत्नी ने भी नहीं किया होगा। दोस्तों, आज हमारा पॉडकास्ट गली न्यूज़ का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि एक नेशनल इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हमारे साथ आए हुए हैं। एनसीबी जोनल डायरेक्टर रह चुके हैं, मुंबई के AIU में रह चुके हैं, एयरपोर्ट पर धमाल कर चुके हैं, बॉलीवुड में खलबली मचा चुके हैं। हमारे साथ है समीर वानखेड़ जी। समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपने हमारा ये पॉडकास्ट, हमारे एक छोटे मोटे चैनल को आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप पहले से ही अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में। यू आर रियली डूइंग गुड जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू। समीर सर, हमारा जो ये पॉडकास्ट है, ये लोग जानना चाहते हैं कि समीर वानखेड़ एक हस्ती है, एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल आदमी है। तो लोग जानना चाहते हैं कि हाउ उनकी फैमिली कैसी थी, उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी लव लाइफ कैसी थी, कॉलेज कैसी थी, स्कूल कैसी थी। तो हम थोड़ा सा सेक्शंस में करेंगे। तो आपको आपसे अगर आपको कोई सवाल स्किप करना है तो यू आर मोस्ट, आप बिल्कुल बिना झिझक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर चालू होता है हमारा कंट्रोवर्शियल राउंड। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, हमारे साथ है समीर वानखेड़ जी। आपको पता होगा कि एनसीबी जोनल डायरेक्टर हैं, NIA में रह चुके हैं, IBU में रह चुके हैं, AIU में रह चुके हैं। महार दलित फैमिली से आते हैं, नाम सिंघम। जहाँ पर भी गए धमाल कर दिया, सिंघम बनकर इन्होंने काम किया। इनके जो फादर हैं वो सीनियर PI थे एक्साइज में, ज्ञानदेव वानखेड़ जी थे। और बात करेंगे समीर जी से। समीर जी, कैन यू टेल अस अबाउट योर लाइफ, मतलब कैसे एक महार फैमिली का लड़का समीर वानखेड़ आके इतने नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट जॉब में और ये सब धमाल करने लगे। सलीम भाई, पहली बात है आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने बड़े शब्द आपने इस्तेमाल किए, लेकिन मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं इसे सीरियसली नहीं लेता हूँ कि सुपर ये जो सिंघम वगैरह जो आपने कहा है, पब्लिक बोलती है, हम बोलते हैं पब्लिक, लेकिन मैं प्रेम से उसको एक्नॉलेज करता हूँ। लेकिन मैं एक बहुत छोटा अधिकारी हूँ, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, एक सैलरी लेने वाला एक अधिकारी हूँ सिर्फ, और उसके अलावा कुछ नहीं। रही बात मेरे जन्म की, मैं मुंबई में मेरा जन्म हुआ है। मेरे जो पिताजी है वो एक वाशिम, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है जो अकोला से विभाजन होके हुआ है, बहुत छोटा गांव है, वरुड़ तोफा नाम है मेरे गांव का। तो वहाँ से मेरे पिताजी आते हैं। 1974 में यहाँ पर आए और उसके बाद में यहीं स्थानिक हो गए। फिर बाद में बड़ी मुशक्क़त से, बड़ी मेहनत से, पहले बहुत कठिन दिन देखने के बाद में मेहनत करके MA इकोनॉमिक्स करके मेरे पिताजी बॉम्बे में एज अ सब इंस्पेक्टर लगे। उसके बाद में हम लोग रहते थे सिवड़ी में, एक गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हैं। तो मेरे 24 साल ज़िंदगी के वर्ष सिवड़ी में गुजरे हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में। फिर उसी दौरान जब मेरे पिताजी आए यहाँ पर, तो मेरी जो मदर है तो वो मज़गांव में रहती थी। तो बेसिकली मेरी मदर एक मुस्लिम परिवार से आती है। तो फिर उनका लव मैरिज हुआ और वो भी 1978 में लव मैरिज हुआ। उसके बाद में मेरा जन्म 79 में हुआ। सर एक इंटरप्ट करूँगा, कभी डैडी या मम्मी ने बताया कि उनका लव अफेयर कैसे हुआ? हाँ, ज़रूर बताया था। कैसे शेयर करना चाहोगे? हाँ, वो कभी आज तक किसको पता भी नहीं है, तो फर्स्ट टाइम मुझे किसने पूछा है। मेरे पिताजी की ड्यूटी थी मज़गांव में उस टाइम पे, और नए नए गांव से आए थे। एंड मेरी माताजी जो थी वो बहुत ही अच्छे दिखते थे, एंड भगवान की कृपा से अच्छे घर से भी आते थे, तो शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो मेरे पिताजी ने जस्ट जैसे ही मेरी मदर पास हो रही थी, तो मेरे फादर के कांस्टेबल ने बोले कि वानखेड़े साहब, अगर आपको शादी करना है तो आप ऐसी महिला से शादी करो। मजाक में बोला है? मजाक या सीरियसली पता नहीं। तो मेरे पिताजी ने उसे काफ़ी सीरियसली ले लिया। और मेरे पिताजी वो टाइम पे, जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरी माताजी बहुत अच्छे परिवार से थी, शी वॉज वेरी गुड लुकिंग,
तो काफी इन्फैचुएटेड हो गए थे मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी ने ठान लिया कि मैं अगर शादी करूंगा तो इसी महिला से शादी करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट क्रीड कुछ भी। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि वो काफी सक्सेसफुल भी हो गए उनको कन्विंस करने के लिए। काफी इश्यूज भी उस टाइम पे हो गए थे क्योंकि अलग परिवार से आते थे, मुस्लिम समाज से आते थे। मेरे फादर एक हिंदू बौद्ध परिवार से आते थे, तो इंटरकास्ट मैरिज उस जमाने में 78 में काफी राइटिंग सिचुएशन काइंड भी हो गई थी। लेकिन मेरे पिताजी ने उनको कन्विंस करके फिर बाद में लव मैरिज हुई। तो दैट मैरिज वाज हिंदू राइट से ही हुई है बेसिकली, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरे फादर एक महार समाज से आते हैं, बौद्ध बेसिकली फिलोसफी में हम सब बिलीव करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है, तो उसी पद्धति में फिर बाद में फिर आपका जन्म हुआ। फिर मेरा और मेरी सिस्टर 79 में मेरा जन्म हुआ। मेरी सिस्टर का एडवोकेट यास्मीन। बिल्कुल बिल्कुल। शी इज एल्डर टू यू और क्या आप? वो 1 साल मेरे से एल्डर है। आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई? मेरी सेंट जोसेफ हाई स्कूल वडाला में, हमारे जो क्वार्टर्स थे सूरी में थे, तो उसके जो निकटतम जगह थी वो वडाला की सेंट जोसेफ हाई स्कूल। हाउ वाज यू इन स्कूल? स्कूल में मैं कोएड था? नहीं कोएड बिल्कुल भी नहीं था, सिंगल था, और काफी शांत स्टूडेंट था, पढ़ाई लिखाई में ध्यान होता था और स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान था मेरा, क्रिकेट वगैरह में। लेकिन काफी स्टूडियस और शांत, कभी भी ओवर एक्सट्रीम ऐसा नहीं था। टीचर की मार खाएगा? नहीं आई वाज अ वेरी डाउन हुए हो कभी? नहीं पनिशमेंट कुछ मिली है? नहीं सलीम, मैं कभी नहीं हुई। आई वाज अ वेरी कीन स्टूडेंट, पढ़ने लिखने वाला बच्चा था मैं वो टाइम पे। पहले से ही माता पिताजी ने बोला था, इनफैक्ट मेरी मदर ने मुझे बोला था पहले से ही कि समीर आपको जाना है तो आइदर आप आर्मी में जाएंगे या पुलिस में जाएंगे। अच्छा, पहले से ही डिसाइडेड था। तो इसके लिए स्कूल टाइम से ही मम्मी का डिसिप्लिन था, और बाद में मुझे बचपन से एनसीसी में डाला गया था। तो शुरुआत से ही फोकस था कि आइदर आर्मी में जाऊंगा या पुलिस में जाऊंगा। फिर बाद में आपने रुइया कॉलेज से अपनी बीए? बिल्कुल, फिर बाद में रुइया कॉलेज में मुझे हिस्ट्री काफी पसंद था, और अगर मेरा जो अंदर का इंटरनल थिंग था, मुझे बनना था आइदर एक आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली, क्योंकि मुझे बहुत हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट था मुझे। लेकिन क्या है कि मेरी माता जी ने जब ऑप्शन ही दो दिया था तो आई कुडंट गो, उसके आगे नहीं जा सकता था। तो फिर बाद में मैंने लॉ भी किया, लॉ ग्रेजुएट भी हुआ। आपने लॉ ग्रेजुएट कहाँ से किया? हाँ, लॉ संदेश कॉलेज से किया, मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। तो बेसिकली फिर सिविल सर्विसेज ही करना था, तो उसी हिसाब से फिर बाद में स्टडी, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उसी हिसाब से। यूपीएससी में आपको 561 रैंक है? बिल्कुल। दैट वाज अ वेरी गुड रैंक। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था यूपीएससी में, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। लेकिन सलीम भाई, कितने थे? इट वाज समथिंग अराउंड 1200 कुछ मार्क्स थे मेरे टोटल मेंस के अंदर, विद इंटरव्यू में आई गॉट अराउंड 208 something like that I had got out of 300 in interview. So UPSC was your choice or your family choice? बेसिकली ऐसा था कि मुझे स्टार्ट में मुझे भी, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक आर्कियोलॉजिस्ट बनना था, लेकिन जैसी 12th के बाद में सीरियसली यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो फिर बाद में मेरा भी माइंड में वही था कि सिर्फ यूनिफॉर्म बनना है, यूनिफॉर्म धारी बनना है। तो अगर आप देखेंगे यूपीएससी भी जो मेरी चॉइसेस थी वो ओनली 4 सर्विसेज की चॉइस थी मेरी। फर्स्ट वाज आईपीएस, उसके बाद में जो अभी मैं हूँ आईआरएस, उसके बाद में एक आरपीएफ की असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट होती है, और एक दिल्ली पुलिस की एसीपी की पोस्ट होती है। ओनली 4 ऑप्शंस मैंने डाला था। मैंने कभी भी आईएएस नहीं डाला, आईएफएस नहीं डाला, इनकम टैक्स नहीं डाला, बाकी की सर्विसेज में आई गॉट माई सेकंड ऑप्शन। आई वाज वेरी हैप्पी। लेकिन सलीम भाई, उसके पहले भी मेरी जो तैयारी थी वो एमपीएससी की भी तैयारी स्टार्ट हो गई थी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो जैसी मेरी ग्रेजुएशन पीजी वगैरह जैसी मेरा हो गया, किया आपने? नहीं, मैंने एमपीएससी की भी तैयारी किया था, आई क्लियर्ड एमपीएससी एग्जाम्स आल्सो। तो एक टाइम पे लगभग 2004 या 5 के दौरान मैंने एमपीएससी की भी पीएसआई की एग्जाम क्लियर की थी, राज्य सेवा की मेंस भी मैंने क्लियर किया था, पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआईएसएफ का सब इंस्पेक्टर भी क्लियर कर लिया था, और आईबी क्लियर कर लिया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो की एग्जाम। तो मेरे पिताजी ने बोला कि समीर, क्योंकि वो खुद स्टेट सर्विसेज में थे, तो उनका ऐसा व्यू था कि आप सेंट्रल सर्विसेज ज्वाइन करो। तो मैंने फिर आईबी 2005 में ज्वाइन किया, और वहाँ पर 3 साल कार्यरत था। तो एक डिस्ट्रिक्ट है, नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट है निजामाबाद, आंध्र प्रदेश में आता है, वो अभी तेलंगाना में, उस वक्त पहली पोस्टिंग आपकी वहाँ पे आंध्र प्रदेश? बिल्कुल, एंटी नक्सलाइट काम किया था उस दौरान। तो वहाँ पर 2.5-3 साल में वहाँ पर कार्यरत था। नक्सलाइट एरिया तो बहुत, हाँ, तो मेरी शुरुआत ही वहाँ पर नक्सलाइट एरिया में हार्ड पोस्टिंग से हुई थी। तो लोग जो मुझे काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं कि ये मुंबई में ही पोस्टिंग हुआ,
तो मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट मेरी पोस्टिंग एक तेलंगाना नक्सलाइट में एरिया भी में आपकी, तेलंगाना में अच्छा खासा हार्ड पोस्टिंग मैंने सर वो की जो है। नक्सलाइट एरिया रहता है वो तो वहाँ पर मतलब बहुत फायरिंग वायरिंग और देखिए एनकाउंटर्स वगैरह बहुत बिल्कुल होते हैं। वो, और उस दौरान जब मेरी जब पोस्टिंग उस दौरान थी तो नक्सलाइट मूवमेंट काफी चरम पे था 2006 2007 2008 के समय में। सो इट वाज अ वेरी हैवी मूवमेंट फॉर अस बेसिकली। कोई- काफी अच्छे काम हुए राष्ट्र की सेवा में, काफी अच्छा एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस हुए, लोकल पुलिस के साथ में काफी अच्छे इंटरेक्शंस हुए। और आईबी में सलीम भाई आप जैसे जानते हैं कि जो ऑपरेशंस होते हैं काफी सीक्रेट होते हैं, जो डिस्कस नहीं कर सकता। मगर सर वो एक थ्रेट होता है ना कि डायरेक्ट वो गाड़ियां ही उड़ा बिल्कुल देते, पुलिस की गाड़ियां बिल्कुल उड़ा देते। बिल्कुल। तो वो टाइम पे तो मैक्सिमम ही थ्रेट पे ही था। तो मेरी मदर ज्यादा चिंतित होती थी उसके लिए। तो कभी कभी उसको ऐसा लगता था अरे मैंने कहाँ भेज दिया उसको। तो वो कहती थी बार बार अरे छोड़ के आ जाओ वापिस, फिर से आ जाओ। और मेरी जो मदर थी शी वाज अ वेरी हाई प्रोफाइल बिजनेस वुमन, यानी वो अच्छे घर से आती थी, उनका खुद का कंस्ट्रक्शन का भी था, फिनेंस का भी उनका खुद का बिजनेस था। तो फिर जिम्स भी उनके थे काफ़ी। तो कभी भी यानी उनका ऐसा नहीं था कि सैलरी के लिए सर्विस करो, उनका ऐसा था कि सिर्फ राष्ट्र के लिए सेवा करो, अपना फर्ज निभाओ, उसके बाद में अपना फर्ज निभाने के बाद में तू मुझे वापस ज्वाइन कर ले, बिजनेस ज्वाइन कर ले। तो उसके मन की उसकी ऐसी मंशा थी। तो मैंने सर्विसेज ज्वाइन किया सिर्फ राष्ट्र के लिए और मेरी माँ के लिए बस। है पैसे की तो कभी नहीं थी। बाकी का भगवान की कृपा से। मेरी मदर जैसा मैंने आपसे कहा था कि बहुत अच्छे परिवार से आती थी, समृद्ध परिवार से आती थी वो। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा वो एक रॉयल फैमिली से आती थी। उनका जो ओरिजिनल गांव था वो था हरियाणा, मूर्थल। अच्छा। तो अगर आप देखेंगे तो शी वॉज अ चौहान बेसिकली। तो फिर बाद में 1700 जनरेशन के टाइम पे दे वर कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम्स एंड उसके बाद में मुंबई में आके सेटल हो गए थे हरियाणा से बाद में। आप की जो एक फोटो हमने देखी थी पहले की, आप वो चबी चिक्स वाले थे। हाँ वो क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि समीर वानखेड़े इतने चबी नहीं सलीम भाई ऐसा था, कॉलेज के टाइम की बात कर रहे हैं। ऐसा था आई वाज इनटू पावर लिफ्टिंग। मैंने बोला था स्पोर्ट्स में मुझे काफी इंटरेस्ट था। सो आई वाज इनटू पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग जिसे कहते हैं। तो मेरा सिर्फ यही शौक था कि यूपीएससी की पढ़ाई करना, जिम जाना और वेट लिफ्टिंग करना, पावर लिफ्टिंग करना। तो आप शायद जानते नहीं होंगे आई वाज 102 kgs ड्यूरिंग दैट टाइम। मोटा नहीं था, आई वाज मस्कुलर बट यू नो फुल हेवी बॉडी आई वाज। उसके बाद में देन जब सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया 102 kgs। अच्छा। अभी फिलहाल 63 kgs वो तो लग ही रहा है। तो वर्चुअली एक इंसान मैंने आधा कर दिया है। तो और वो भी इसके लिए हुआ कि जब सर्विसेज ज्वाइन किया, जब पुलिस ट्रेनिंग होती थी, आईबी ट्रेनिंग होती थी, तो आई रिड्यूस्ड। जब एनआईए ज्वाइन किया मैं तो आई वाज सेंट टू यूएस फॉर स्नाइपर कोर्स, स्नाइपर की ट्रेनिंग। वो भी कर लिया? हाँ। तो मुझे यूएस कोर्स बचा है जो आपने नहीं किया? नहीं, भगवान की कृपा से भारत राष्ट्र ने मेरे भारत माता ने बहुत मौके दिए मुझे, बहुत सम्मान दिया, बहुत काम दिया। तो वहां पर यूएस में मैंने फिर और वेट लूज किया फिर बाद में, क्योंकि स्नाइपर में यू कैन नॉट हैव अ हैवी बॉडी। तो अभी ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि व्हाट वाज द मतलब वेट लॉस करने का मेन फंडा क्या होता है? वेट सलीम भाई, वेट लॉस करने का यही है कि आप यहाँ पर कंट्रोल कीजिए, खाने पे कंट्रोल कीजिए और एक्सरसाइज। जहां पर भी मैं आज हूँ, जहां पर कितना भी स्ट्रेस हो, कहां पर भी पोस्टिंग हो, मॉर्निंग में 5:30 लगभग 45 मिनट्स रनिंग करता हूं मैं ट्रेडमिल पे या फिर बाहर रोड पे, कहां पर भी हूं मैं हर दिन विदाउट फेल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली मैं दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता हूँ और वो भी मैक्सिमम हो तो दोपहर में खाना खाता हूँ, रात में अवॉइड करता हूँ। लेकिन अगर सोशल कुछ हो तो अगर रात में खाना खाना है तो दिन में नहीं खाता, और वो भी राइस और रोटी बहुत अवॉइड करता हूँ। कितना स्पैन ऑफ टाइम लगा ये वेट कम करने में? लगभग देखिए वेट मुझे याद है स्टार्टिंग के 2 महीने में आई नॉक्ड ऑफ अराउंड 21 kgs इन नियरली 2 मंथ्स। इतना वजन पहले से बाय बर्थ था कि कैसे? नहीं, आई वाज नॉर्मल। लेकिन जब कॉलेज में गया तो मुझे वो वेट लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग का थोड़ा चस्का चढ़ा था। बट आप एकदम चब्बी चिक्स लगे थे। हाँ, तो वो पोएट्री है ना कि चब्बी चिक्स। बिल्कुल। सो इट वाज ओवर ईटिंग कि मुझे जस्ट आई वांट टू बिल्ड माय मसल, तो वो टाइम पे अगर स्टैटिस्टिक्स भी बॉडी की देखेंगे तो 22 फॉर 18, चेस्ट 46, वेस्ट भी 36 था वो टाइम पे। सो वो था। लेकिन बाद में जब यूनिफॉर्म सर्विसेज मारने के बाद में आई थॉट कि नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग, तो मैंने फिर रिड्यूस कर दिया। कॉलेज में कोई क्रश? देखिए कॉलेज आगे जाके सवाल है। हाँ बिल्कुल। लेकिन सलीम भाई लेट मी टेल यू, मेरा ये फर्स्ट टाइम ऐसा इंटरव्यू हो रहा है कि कोई मुझे एब्सोल्युटली आई डोंट माइंड। मेरा कॉलेज में डेफिनेटली क्रश थी। वाइफ इज सिंग, माय वाइफ इज सिंग, आई नो दैट वेरी वेल। लेकिन आप शायद दुनिया जानती नहीं है, बहुत जन जानते नहीं है कि कॉलेज में जो मेरा क्रश था आज मेरी वो धर्म पत्नी है। जी पता है मुझे। हाँ, तो क्रांति एंड आई मेट इन द कॉलेज ओनली, राम नारायण रोहिया कॉलेज में। लेकिन
उस दौरान जब हमारी मुलाकात हुई, वी डिडंट लाइक ईच अदर। She used to think बिकॉज ये- यू आर 102 kg। नहीं, उस वजह से नहीं था, नॉट फॉर दैट रीजन। द रीजन वॉज के शी थॉट के आई एम वेरी स्नॉबिश, ये बात नहीं करता है, बहुत घमंड करता है दिस एंड दैट एंड ब्ला 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 एंड ऑल दोस थिंग्स। यू नेवर स्माइल। हाँ, उसका वही कहना था, लेकिन मेरा व्यू ऐसा था कि शी वाज अ वेरी मस्तीखोर लेडी, यू नो, बहुत मजाक मस्ती करना एंड दिस एंड दैट, पैर खींचना एंड ऑल दोस थिंग्स शी यूज्ड टू डू। एंड वो टाइम से ही एक्टर थी, यू नो, नाट्यवली एक हमारे रामनारायण कॉलेज में, हाँ, वो ड्रामा का बहुत बड़ा एक, यू नो, इट्स एन इंस्टीट्यूशन, नाट्यवली जिसे कहते हैं। तो शी वाज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट। तो पहले से ही उसका स्टाइल एंड ऑल दोस थिंग्स, तो मुझे वो पसंद नहीं आता था कि शी वाज, यू नो, अ फन मेकिंग पर्सन। अच्छा, तो स्टार्ट में तो बात नहीं हुई, लेकिन देखो क्या भाग्य में क्या लिखा होता है कि शी इज माय बीइंग वाइफ। 102 kg, 100 kg, 90 kg, कॉलेज में बुलिंग नहीं होती थी कि नहीं एक मोटा नहीं, आई वाज अ बॉडी बिल्डर, फुल फ्लेज। डरते थे public। पब्लिक डरती थी, यू नो, अरे ये क्या है, ये हैवान है या इंसान है, यू नो, इट वाज लाइक दैट। लेकिन आई हैड अ गुड टाइम, आई एंजॉयड। So you propose her or she propose you? Okay, देखिए, what is the it was- first interaction you remember? आई रिमेम्बर इंटरेक्शन फर्स्ट, जब मैं फर्स्ट FY में था, समथिंग लाइक दैट। तो वो टाइम पे मुझे याद है कि ये वैसी मस्तीखोर थी, नेवर सीरियस, यू नो, मस्ती करना, शोर शराबा करना। तो आई थॉट टू माई सेल्फ, वो कहते ना कि जब जबान पे आपकी लक्ष्मी होती है या यूनिवर्स में आप जो सोचते हो वही होता है। मैंने इससे ये सोचा था कि इस मस्तीखोर इंसान से कौन शादी करेगा। अच्छा, उनका भी नेगेटिविटी था, तुम्हारा भी नेगेटिव नहीं, उसका नेगेटिविटी मतलब एक नहीं नॉर्मल था। ऐसे कभी इरादा नहीं होएगा। नहीं, मेरा भी ऐसा कोई नेगेटिव, आई थॉट कि शी इज हैप्पी पर्सन इन हर लाइफ, लेकिन नॉट, कौन इसे शादी करेगा, यू नो, इट वाज जस्ट लाइक अ फन टाइप ऑफ अ थिंग। लेकिन फिर बाद में लाइफ में जब सीरियसनेस हुआ, What is the first moment where you talk about each other and आई did you रिमेम्बर, propose her giving red rose? नहीं, बलून देते हार्ट वाला? नहीं, वो सब बिल्कुल ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे लाइफ में। शी वाज, एज आई टोल्ड यू, वेरी सीरियस इन हर करियर। मैं भी यूपीएससी में काफ़ी सीरियस था, यानी दिन में लगभग 14-15 घंटा पढ़ाई होती थी सिविल सर्विसेज की। तो यानी ऐसा कभी मौका नहीं आया। ये मौका कब आया, ये बाद में मौका आया, यू नो, व्हेन वी थॉट ऑफ गेटिंग मैरिड टू ईच अदर, दैट टू इन 2017 प्रोबेबली। हाँ, वो बाद में हुआ। वो बाद में, तो उस टाइम पर कोई लव नहीं, इट वाज लाइकिंग काइंड ऑफ थिंग। लेकिन 2017 में व्हेन वी रियली थॉट के वी नीड टू सेटल डाउन इन एयरपोर्ट फर्स्ट टाइम। I met at the airport in 2010, 2017 में फाइनली वी गॉट मैरिड। तो 2016 में ऐसा वन पॉइंट ऑफ टाइम पे, यू नो, बोलने की भी जरूरत नहीं लगी, प्रपोज करने की भी जरूरत नहीं हुई, ऐसा लगा कि लेट्स सेटल। पुरानी बातें याद आ रही पुरानी हैं। बात है, लेट्स सेटल। आगे बढ़ते हैं सर। आप तो उसके बाद क्या किया आपने, आपकी शादी के बाद? फर्स्ट शादी हुई थी आपकी हाँ, वो दैट वाज डॉक्टर शबाना कुरैशी। बिल्कुल 2006 में हुई। 2006 में, एंड आई So was it रियली a रिस्पेक्ट, is नो, a- इट वाज एन अरेंज मैरिज। शी वाज अ वेरी रिस्पेक्टेड एंड अभी भी, यू नो, शी इज अ वेरी renowned gynecologist. It was a mutual divorce or okay? Yes, it दोनों में happened first- very, yes, like a mature person. She was also like a very sorted and a mature person. तो उनके it happened due to mutual consent. You got a son from her. क्या नाम है उनका? बिल्कुल, अथीर कुरैशी is there, अच्छा। जो अभी अथीर वानखेड़े है बेसिकली। He uses both the surname. I am very proud of him. काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेलता है एंड अगर ऊपर वाले की कृपा होगी, दया होगी, वो भी एक IPS ऑफिसर बनेगा। Oh, what he is doing right now? He's studying now and उसकी भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। इट्स अ वेरी गुड So फुटबॉलर। you're in touch with him? Yeah, absolutely. जैसा मैंने आपसे कहा है कि on a very mutual and good consent things happen. How he take as you as a hero like Singham? नहीं, वो तो मेरा daddy पापा के Singham है। जैसे उसको, I don't want to keep him like that. I want to keep him grounded. I tell him every time कि तेरा फादर जो है, he's a government servant only, और तुझे भी वही बनना है। No, nothing great. You have to compete yourself. You have to get good grades. मैं बिल्कुल भी फोन कहाँ पर भी नहीं करूँगा for any of your admissions. You need to be very straightforward. You need to compete yourself and get the grades, and you know, like a competing person, you need to make a ground. You cannot use your father's name anywhere. तेलंगाना के पोस्टिंग के बाद सेकंड फिर आपको कहाँ हुई? कोई कैसा एनकाउंटर याद है नक्सलाइट एरिया का आपको? देखिए, सलीम भाई IB की है, तो मैं कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो मैं ज्यादा फिर भी जो अगर पब्लिक डोमेन में हो तो वो वहां पर की कोई भी चीज है पब्लिक डोमेन में नहीं होती है। देन मुझे वहीं मेरे सीनियर्स ने कहा कि कुछ अच्छा कार्य वहाँ पर भी हो गए थे, यू नो, विद द टीम। सो वहाँ पर मुझे ये बोला गया कि आप, यू नो, IB में दैट वाज अ ग्रुप बी पोस्टिंग बेसिकली। तो मुझे कहा गया कि आप IPS ज्वाइन करो एंड आफ्टर दैट यू कम बैक ऑन IB ऑन डेप्यूटेशंस, यू नो, IPS ऑफिसर सीनियर लेवल पे आते हैं। तो वहीं मुझे इंस्पिरेशन प्रेरित वहाँ के मेरे बॉस थे, कुछ सीनियर ऑफिसर्स थे। आई रिमेंबर हरमीत सिंह साहब थे एक वहाँ पर।
तो ही इज प्रेजेंटली टिल थोड़े दिन पहले गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर थे। तो एंड बाद में मेरे डीआईबी साहब भी थे, मिस्टर पीसी हल्दर सर, तो वो भी, तो उन दोनों ने कहा कि अरे आप बेटर गिव सिविल सर्विसेज एंड जॉइन आईपीएस देन। तो उन लोगों ने मुझे प्रेरित किया सिविल सर्विसेज देने के लिए। तो वैसे भी आई वाज ऑलरेडी वर्किंग, तो उस दौरान लगा कि मुझे फिर सिविल सर्विसेज यूपीएससी देनी वेयर वाज द पोस्टिंग, फर्स्ट पोस्टिंग? तो वही कह रहा हूँ कि जब मैं आंध्र प्रदेश में था तो उसी टाइम पे मुझे प्रेरित किया मेरे सीनियर्स ने कि यू गिव सिविल सर्विसेज। तो उस दौरान 2007 में मैंने मेरा फर्स्ट टाइम सिविल सर्विसेज यूपीएससी का एग्जाम दिया। भगवान की कृपा से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्लियर कर लिया उससे। फिर बाद में फर्स्ट पोस्टिंग, फिर वहाँ से आईबी से, देन आई रिजाइन, देन आई जॉइंड आईआरएस। फिर आफ्टर अंडरगोइंग ट्रेनिंग फॉर 2 years, ट्रेनिंग भी ऑल इंडिया होती है हमारी, कभी फरीदाबाद नासिर में होती है, कभी एनएडीटी नागपुर में होती है, कभी पुलिस एकेडमी एनपीए हैदराबाद में होती है, अलग अलग वेरियस 2 साल की ट्रेनिंग के बाद में देन आई वाज पोस्टेड एज असिस्टेंट कमिश्नर एट मुंबई एयरपोर्ट इन 2010। डायरेक्टली पहले एयरपोर्ट पे आया। डायरेक्टली दिए। बात करते हैं एयरपोर्ट की। बहुत परेशान किया आपने स्मगलर लोग को। देखिए, परेशानी की बात नहीं है, जो रूल के कायदे संविधान के खिलाफ जो काम करते हैं तो ये मेरा दायित्व होता है, ये मेरी ड्यूटी होती है, मेरा कोई पर्सनल किससे कोई लेना देना नहीं। समीर वानखेड़ अगर एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगती थी तो सारे स्मगलर्स के प्लान चेंज हो जाते थे। देखिए, वो अभी मेरे सामने अगर एक कस्टम एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है, अगर उसका वायलेशन होता है तो मैं ये तो किसको कह नहीं सकता कि आप मुझे आपका चेहरा बताओ, मैं आपको फिर रूल बताऊं। बराबर है। सब रूल सबके लिए समान होते हैं। अगर मेरी सिस्टर भी वो टाइम पे, बेसिकली उनके हस्बैंड इटली में रहते हैं, तो मेरी सिस्टर भी अगर वो टाइम पे आती थी तो उसके भी बैग चेक होते थे। सो इट्स रूल, सबका रूल सब समान होता है बेसिकली। तो मैं ये पक्षपात नहीं कर सकता ना, तो फिर मैं यूनिफॉर्म पहनने के लायक नहीं हूँ। फिर आपने बहुत सारे गोल्ड पकड़े, अराउंड मेरे ख्याल से 1700 kg अपने कुछ ड्रग्स एंड गोल्ड्स पकड़े। बिल्कुल। तो ये आप जब डेपुटेशन पे थे वहाँ पर बॉलीवुड में जो है आपने हलचल मचा डाली। देखिए सलीम भाई, मैं अगेन ये चीज़ का क्षमा चाहता हूँ, ये चीज़ को मैं मानूंगा नहीं। देखिए, लगभग मुझे याद है कि एयरपोर्ट पर लगभग 3,500 स्मगलिंग के केसेस मैंने बराबर, किया था। 3,500 केसेस हुए थे तो आपके। उस दौरान मेरा यही लोगों को, जब भी मुझे ये पूछते कि समीर वानखेड़े बॉलीवुड या XYZ को टारगेट करता था, तो मेरा यही कहना था कि हार्डली 40 या 50 ये केसेस होंगे, ये 200 कुछ केसेस थे। नहीं, वो आईआरएस में थे बस। लगभग ये कुछ 40-50 ये लोग होंगे जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज या कुछ संविधान के सामने, हमारे सामने तो जो है वो एक नॉर्मल सिटीजन होते हैं, इंक्लूडिंग अस। सो उसमें 40-50 होंगे, लेकिन व्हाट अबाउट अदर 3,400 पीपल? वो जो 3,400, देर आर हार्डकोर स्मगलर्स, देर आर हार्डकोर पेडलर्स। तो लोग उसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि उनका फेस वैल्यू नहीं होता। बराबर है। उनका कोई गॉसिपिंग नहीं होता, मसाला नहीं होता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं सिर्फ उनको टारगेट या सो कॉल्ड टारगेट जो आप कहते हैं वो करता हूँ। नो, इट इज इक्वल रूल फॉर एवरीबडी। या फिर मैं ये भी एक प्रश्न पब्लिक से, या फिर जो लोग मेरी आलोचना इस बारे में करते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए कि कोई भी सेलिब्रिटी हो या कोई भी नॉन फेस हो, अगर उसने रूल का उल्लंघन किया तो मुझे छोड़ देना चाहिए उसे? राइट। तो मुझे पार्शियलिटी करना चाहिए उनसे? नहीं कर सकता मैं। नहीं, बट देयर आर पीपल हु अप्रिशिएट योर वर्क। क्योंकि आपने जो वीआईपी कल्चर था बॉलीवुड का, जो आते थे डायरेक्ट निकल जाते थे, वो आपने बंद करा दिया। सलीम भाई देखिए, कंधे पे राष्ट्र, हम लोग एम्ब्लेम पहनते हैं, शेर पहनता हूँ कंधे पे मैं, तो वो उस चीज का सम्मान रखना चाहिए ना। अगर कोई फॉरेन से आता है, अगर मान लीजिए कोई एक सऊदी अरेबिया से गरीब लेबर आता है जो अपने माँ बाप से 3 साल, अपने बच्चों से 3 साल दूर रह के आता है, तो मेरा काम ये नहीं कि मैं उसके सामने ही रूल बताऊं। मेरा ये भी काम होता है कि जो कोई भी हो, फर्स्ट क्लास हो, बिजनेस पैसेंजर हो, एक रूल है, सब लोग को रूल में लाइन में एक नॉर्मल सिटीजन की तरह खड़े होना चाहिए, अपनी बैग चेक करना चाहिए और अपने डेस्टिनेशन पे चले जाना चाहिए। सो व्हाट रॉन्ग आई हैव डन? क्रिकेट वर्ल्ड कप, करोड़ों लोगों की धड़कन, जब जीत के आए, लोग जश्न मना रहे थे, वहां पे समीर वानखेड़े ने कप को रोका और उस पर टैक्स मारा। देखिए सलीम भाई, वो जो वर्ल्ड कप था, आई रिमेम्बर 2011 की बात थी वो। अगर कोई चीज पे ड्यूटी लाजमी होती है, इट वॉज अ प्रेशियस स्टोन, बेसिकली प्रेशियस मेटल था वो, गोल्ड एंड अदर जेम्स एंड ज्वेलरी थी। लेकिन अगर उस पर ड्यूटी होती है, अगर सामान्य नागरिक पे हम ड्यूटी चार्ज करते हैं, एक गोल्ड पे बेचारे किसने अगर गोल्ड चेन लेके आता है, अगर उस पर ड्यूटी चार्ज करते हैं, तो हर चीज पे एक इक्वल सम्मान होना चाहिए। मैं यहाँ पर किसको खुश करने आया नहीं हूँ कि कोई क्रेज है। मुझे ना मैं क्रिकेट देखता हूँ, ना मैं दो में वानखेड़ है, मुझे क्रिकेट का कोई शौक नहीं। तो वो सब पर्सनल चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती है।
अगर सरकार कहती है, अगर रूल कहता है कि उस पर ड्यूटी चार्ज करनी, मैंने करना चाहिए ड्यूटी। तो आपको प्रेशर नहीं आया क्योंकि बहुत मिनिस्ट्री वगैरह से कोई ऊपर के लोगों बहुत प्रेशर आया? सलीम भाई देखिए, प्रेशर ये सब चीजें, मैं उस चीज का विपरीत हूँ, मैं जानता नहीं हूँ सब चीजों। आया तो होगा प्रेशर बहुत, वो आया है। मेरा काम है, लोगों का अधिकार होता है मुझे फोन करने का, मुझे फोन करते हैं, लेकिन मेरा जो ड्यूटी, मैं मेरी ड्यूटी निभाता हूँ। मैक्सिमम मेरा व्हाट मैक्सिमम कैन हैपन, यानी फाइनली आइदर मेरी ट्रांसफर होगी, मेरे को उतना ही सैलरी मिलना है। और वो टाइम पे जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं एक लॉयर हूँ प्रोफेशन से, अगर कल को मेरा दिल भर गया कि मैंने मेरी माँ की सेवा कर दी, मैं रेजिग्नेशन भी दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं देना चाहता हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं कुछ विपरीत लोगों को खुश नहीं करना चाहता हूँ। नहीं तो लोग सोचेंगे डर के भाग गया, नहीं तो लोग बोलेंगे डर के भाग गया, तो मैं वो नहीं करना चाहता। आई विल स्टिल फाइट एंड आई विल व्हेनेवर आई वांट टू गो, आई विल गो ऑन माय ओन टर्म्स। दोस्तों को भी नहीं छोड़ते आपके? कोई क्रिकेटर, मैंने एक जगह पढ़ा था कि क्रिकेट दोस्त ने फ़ोन किया कि समीर यार मेरा एक दोस्त 18 बोतल शैंपेन लाने वाला है या विलायती सर का वो लेने वाला है, प्लीज़ आप। वो एक बहुत बड़े क्रिकेटर है, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं लोगों का, लेकिन ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि अगर कॉल करने से कुछ हो जाता है। मैं पहले बता दूं दर्शकों को कि इनको एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने फ़ोन किया कि भाई मेरा दोस्त आ रहा, जरा देख लेना भाई, ड्यूटी मत मानना। तो समीर वानखेड़े ने कुछ कहा नहीं, सब समीर वानखेड़े ने जो है 16 बोतल पर ड्यूटी मार दी और 2 बोतल जाने दी, क्योंकि 2 बोतल अलाउड था। लेकिन मैंने सलीम भाई जैसा आपसे कहा है कि अगर ये मेरा खुद का अगर बेटा भी होता है या मेरी अगर सिस्टर भी होती है, अगर उसके पास एक्सेस बैगेज होता तो ड्यूटी मैं खुद अपने जेब से भरता वो चीज की। तो व्हाई एग्जेम्पशन फॉर अदर? जो समीर वानखेड़े ओनली, और तो सालों से चला आ रहा है एयरपोर्ट कल्चर, वर्ल्ड कप 82 में भी आया था, सब तो चलते रहा है पहले से ही, तो व्हाई समीर वानखेड़े? सलीम भाई जो गवर्नमेंट से टैक्स भरा दिया मतलब नहीं, लेकिन जो करते होंगे लोग, लेकिन इट इज देखिए, मैं जैसा आपसे कहा, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट जॉब और समथिंग लाइक दैट। नॉर्मल हर कोई ऐसा करता होगा, करते भी होंगे, लेकिन लॉट मेनी पीपल आर देयर जो हमारे बॉर्डर्स पे भी काम करते बेचारे, दे आर अनसंग हीरोज। इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी। कभी कोई ऐसी पोस्ट पे हो जाता है जहां पर थिंग्स गो आउट वेरी इजीली, मीडिया रहती है, ये रहती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे आर्मी, हमारे पुलिस। सो इट इज नॉट नथिंग, आई एम डूइंग समथिंग स्पेशल। आपने एक फिल्म स्टैक को भी 12,000 रुपया टैक्स मारा था। देखिए, मैं ऐसे लोगों के बारे में, ये दे आर नथिंग ग्रेट, दे आर अगर आप मुझे कोई अच्छे लोगों के बारे में जो सच में राष्ट्र के रियल हीरोज हैं उनके बारे में पूछेंगे तो मुझे बात करने के लिए अच्छा लगेगा। समीर सर, लोग जानना चाहते हैं। I don't want to waste my time in talking। लाखों करोड़ों लोग उनके पीछे पागल है, उनको देखने की झलक है। My wishes with और them। समीर वानखेड़े बोलता है चलो लाइन में आओ, चलो बैग खोलो, क्या लाया तुम, निकालो। मतलब लोग जानना चाहते हैं यार ये क्या है। मैं वही आपसे कहना चाहूँगा सलीम भाई, अगर आपके सामने एक फैमिली आती है, एक गरीब बेचारी लेबर फैमिली आती है, तो वो अगर लाइन में खड़े रहते हैं, तो अगर उनको मैंने बाकी के सेलिब्रिटीज को लाइन तोड़ के जाने दिया, तो वो मेरी तरफ क्या देखेंगे कि ये न्याय दे रहे, ये इज ही एम्पावर्ड टू वेयर ए यूनिफॉर्म? ये न्याय हमारे राष्ट्र का अगर ऐसा हुआ तो, कि जो बेचारे गरीब है वो लाइन में खड़े हैं और जो सो कॉल्ड वीआईपी वो बिना लाइन तोड़ के जा रहे हैं विद ऑल प्रोटोकॉल्स। ये मुझसे एटलीस्ट होता नहीं है ये चीजों का। तो मैं यहाँ पर किसी को, जैसा मैं कह रहा हूँ, प्लीज करने नहीं आया हूँ, इक्वल समान है। अगर ये कोई सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, तो बेचारे गरीब लोग का क्या है? अभी आपने कहा कि आलोचना करने वाले लोगों को मेरे को ये नहीं करना। मैं आपको बता दूं, आलोचना करने वाले 200, 500, 1000 होंगे, मगर लाखों करोड़ों आपकी इस एक्शन को जो है वो सराहना करते हैं कि यार एक ऐसा ऑफिसर भी है जो अच्छे से अच्छे को लाइन में खड़ा करता है। और बॉलीवुड स्टार अगर वहाँ पर आता है तो पहले देखता है कि समीर वानखेड़े है कि नहीं है, एक ड्रग पेडलर देखता है कि उसकी ड्यूटी है कि नहीं, और एक स्मगलर, गोल्ड स्मगलर देखता है कि वो समीर वानखेड़े का बहुत बड़ा मतलब छाप था। तो करोड़ों लोग जो है वो आपको एडमायर भी करते हैं। लेकिन मैं जस्ट मेरा ड्यूटी कर रहा हूँ बस। ठीक है, फिर उसके बाद सर? उसके बाद में फिर मेरी पोस्टिंग एयरपोर्ट पे डीसीपी अराउंड 3 साल तक आई वाज देयर। उसके बाद में फिर आई वेंट टू एनआई। कोई ऐसा केस याद आता है आपको, ऐसा केस जो आप भूलते नहीं हो? नहीं यार, एयरपोर्ट के मेरे साथ ऐसा एक केस बहुत इंटरेस्टिंग, या तो एक गरीब आदमी का या तो एक बहुत अमीर आदमी का। नहीं, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता वो सब चीज़ें, लेकिन हाँ 2-3 इंटरेस्टिंग काफ़ी केसेस हो गए थे उस दौरान। एक तो बेसिकली आई रिमेम्बर एक केस हुआ था, ड्रग्स का एक केस हुआ था एयरपोर्ट पे, जहाँ पर केटामाइन जा रहा था, तो एक पेडलर को, स्मगलर को पकड़ लिया था वहाँ जाते टाइम पे। ही वॉज गोइंग टू मलेशिया, तो उसके बैग में लगभग 7 किलो ड्रग्स निकला था। तो एंड ऑलरेडी आरोपी को आप पकड़ के नीचे प्लेन से लेके आ गए, उसके बाद में प्लेन को आपने जाने दे दिया,
एंड फिर बाद में पता चला कि जब उसकी बैग से टिकट निकाले, उसका इंटरोगेशन किया, एक और बंदा साथ में उसके बैठा था, किसी और की टिकट भी वो उड़ निकली। गया। तो उस दौरान फिर प्लेन टरमैक पे था बेसिकली, मलेशियन एयरवेज का। एंड देन मेरे स्टाफ ने बोला सर वो प्लेन टरमैक जा रहा है, अगर प्लेन में नहीं निकलेगा तो आप आपकी सर्विस से हाथ धो बैठोगे। एंड क्योंकि वो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, प्लेन वहाँ पे चले गया, उसको बुलाना फिर इंटरनेशनल एयर में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी एक ऐसा गट था, कन्विक्शन था, एक एविडेंस था, तो रिस्क लेके उस प्लेन को वापस बुलाया था। रनवे से आया रनवे से वापस लेके आया। तो मिला उसमें? जब वो बंदे को हमने इंटरोगेट किया तो प्लेन में पता चला कि ही वाज सन ऑफ अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट इन चेन्नई एंड ही वाज एन इंजीनियर। तो ऐसा लगा कि मैं अपने आप को ही बोला मिस्टर वानखेड़े सर्विस इज गॉन, ये गलत आदमी। लेकिन उसको हम इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, फिर उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए वापस लेके आए। भगवान की कृपा से उसके पास भी 7 किलो ड्रग्स निकला, तो एटलीस्ट आई वाज सेव्ड। तो वो काफ़ी प्रेशर होता है उस दौरान। ऐसी एक था, एक ऐसी प्लेन में DHL का प्लेन था या फिर फेडेक्स का प्लेन था, तो उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी कि उसमें RDX जा रहा है। तो प्लेन ऑलरेडी इंडियन क्रॉस कर चुका था, इंडियन एयर क्रॉस कर चुका था, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन ऐसी, देन आई कॉल्ड द प्लेन बैक, तो प्लेन वापस आया। देन बाद में फिर पता चला RDX तो मिला नहीं, लेकिन दैट वाज अ ड्राई रन बेसिकली। काफ़ी एम्प्टी बैट्स थे, काफ़ी एम्प्टी वो था, आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स थे जो अंदर से हॉले थे बेसिकली। क्यों ऐसा, मतलब वो बेसिकली ड्राई रन था देखने के लिए कि हाउ पुलिस कितनी सक्षम होती है। अच्छा। तो उसमें फिर आगे कोई एक बड़ी घटना होने वाली थी, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिश्ता प्लेन को वापस बुलाना। तो ये मुझे याद है, ये 2-3 चीजें, 2-3 इंसिडेंट्स। एक लास्ट एपिसोड पूछता हूँ उसका, कोई बॉलीवुड स्टार से कोई पंगा हुआ एयरपोर्ट पे, चिल्लम चाली? देखिए सलीम भाई, सर मेरे लिए, ऑडियंस के लिए, हाँ, आई मीन कोई बॉलीवुड स्टार जो बहुत मतलब अड़ गया हो कि अरे नहीं भाई ऐसा वैसा? आई रिमेम्बर उसमें से एक नाम फिर से नहीं लूंगा, नाम नहीं लेना चाहता। क्या है, तो पब्लिक डोमेन में इसमें ओनली वन, काफी तो, लेकिन उसमें से एक अजय देवगन हाँ, थे, जो who was very down to earth basically. I remember that. अजय देवगन थे जो हमेशा used to come, he used to stand in the line and then बच्चे, क्योंकि क्या होता है जब भी बच्चे ट्रॉली वगैरह में होते तो there is no, they are not smugglers or peddlers, तो कभी कभी we help them out or something like that. तो he was a very humble man standing in a line, always informing, प्रॉपर डिक्लेरेशन देते थे, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता था। देन देयर वाज वन मोर पर्सन बाय द नेम ऑफ मिस्टर शंकर महादेवन। शंकर महादेवन, हाँ, म्यूजिक आर्टिस्ट, जो म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, तो वो भी काफ़ी हम्बल होते थे, हमेशा लाइन में खड़े होते थे, एंड सामने से खुद बताते थे, वेरी डाउन टू अर्थ। इनफैक्ट उनको लोग भी बोलते थे शंकर जी आगे जाइए, लेकिन नेवर बीन वेरी डिसिप्लिन। कोई एरोगेंट? ये तो बहुत लोग से वो तो मैक्सिमम लोगों से दे थिंक के, कुछ लोग ऐसा लगता है कि पैसे के बलबूते पे या फिर स्टेटस के बलबूते पे वो दे थिंक इट इज़ देयर जन्म सिद्ध अधिकार टू थ्रो देयर वेट अराउंड। तो वो 1-2 ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा लोगों का। They think they were arrogant, they were very brash. डोमेन में है सर, आप ले सकते हो नाम, सब पब्लिक डोमेन में, ऐसा नहीं कि so they were basically one नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा basically सलीम भाई, क्षमा चाहता हूँ। It's okay. One person was thinking के there were some imported watches in the bag, so and they think they are coming from royal family, तो फिर उनका ऐसा था कि आपको रूल पता नहीं, मिका सिंह फॉरेन करेंसी मिली, बॉटल्स मिले, वो एक अलग इशू भी था। तो उनको अरेस्ट किया था, अरेस्ट किया था। करेंसी एक्सेस लगभग 11 लाख की करेंसी थी एंड बेसिकली लिकर बॉटल्स भी थी एंड तो वो उन पे कानूनी कार्रवाई किए थे, अरेस्ट किए थे। बट ठीक है, जो होता है ठीक है। इसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई एयरपोर्ट के बाद? उसके बाद में आई वाज पोस्टेड इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA में। तो वहाँ पर भी ये जैसी एजेंसीज होती है, IB होती है, NIA होती है, तो दीज आर वेरी एपेक्स एजेंसीज जहाँ पर एट अ वेरी हाई लेवल आपको राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मिलता है। तो अगेन भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि सक्षम समझ के आई वॉज पोस्टेड हियर एज एडिशनल SP फॉर लगभग 3-3.5 साल तक यहाँ पर पोस्टेड था मुंबई में। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे काम करने के लिए अवसर मिला, भारत सरकार ने अवसर दिया। वो तो सब सीखा है ना, ये तो मतलब बिल्कुल, वो भी एक वेरी सीक्रेटिव काइंड ऑफ अपेक्स एजेंसी वेयर ओनली एंटी टेररिज्म उस टाइम कोई बड़ा केस उस टाइम, क्योंकि समीर वानखेड़े जहाँ पर भी जाते हैं कुछ ना कुछ बड़ा नहीं, वो मेरा नहीं, इट इज़ अ टीम वर्क बेसिकली। लेकिन मुझे एक याद है, बहुत अच्छे मेमोरीज है NIA के उस दौरान
मुझे याद है कि भारत का सबसे पहला यूएपीए का इस्लामिक स्टेट का केस हमारी वही टीम पूरा ने था, किया कल्याण बॉय हाँ, ज्वाइनिंग। तो वो एक बहुत ही मेमोरेबल केस था क्या था हमारे सर, अगर लिए। बता सकेंगे अगर पब्लिक डोमेन में, क्योंकि मैंने सुना कि आप लोग एनआईए उस टाइम जो ना रीएबिलिट करने की सोची थी कि ये जो लोग जाते हैं बच्चे, वो क्या मतलब एक्चुअली देखिए मैं उस केस के बारे में बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि आप बोल दो, आप जितना भी कोड ऑफ public domain कंडक्ट में- होता है जितने भी public domain में मैटर बोल हाई कोर्ट में सब जुडिस है। लेकिन यू राइटली सेड कि उस दौरान जितने भी बच्चे जहां जो युवक जा रहे थे इंडिया से आईसिस में, तो वो बेसिकली ब्रेन वॉशिंग होता था। काफ़ी फॉरेन के स्पीकर्स हुआ करते थे जो उनको ब्रेन वॉश करते थे अलग तरीके से, जो जो रिलीजियस बुक्स होते हैं तो उनका अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन करके उनको बहलाने की कोशिश होती थी फॉरेन कंट्रीज से। एंड ये भी बेचारे दे वर वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। तो ये लोग भी वो बहकावे में आने के बाद में रिलीजियस फर्वर में आके देन सीरिया फिर टर्की के थ्रू जाके दे डिड समथिंग विच इज़ नॉट लीगल इन दी कंट्री। एंड उसके बाद में फिर एनआईए हो जाए या एटीएस हो, उनका भी मेजर फोकस था कि भारत में आने के बाद में कानूनी कार्रवाई फेस करने के बाद में उनको डी रेडिकलाइज करने की कोशिश करते थे। मैंने भी अपने लेवल पे काफ़ी किया दी राइट जो इस्लामिक स्क्रिप्चर होता था, जैसा कि राइट कुरान की जो अल्फाज होते थे या फिर हदीस के जो वाक़यात होते थे, तो दैट आई यूज्ड टू इंटरैक्ट विद देम। एटीएस में भी वो टाइम पे कुलकर्णी साहब थे, आई रिमेंबर के उन्होंने भी काफी पहल की थी डी रेडिकलाइज करने। वेरी गुड स्टेप बाय एनआईए कि एब्सोल्युटली रेडिकलाइजेशन डी रेडिकलाइज करने की बहुत कोशिश करते थे, कुछ हद तक सक्सेसफुल भी होते थे कि कानूनी कार्रवाई फेस करने के बाद यू कम बैक, यू स्टे विथ योर फैमिली एंड बिहेव लाइक अ नॉर्मल पर्सन। लोग से बात हुई थी कल्याण भाई से, बैठ के बात हुई थी? देखिए जितना मुझे याद है तो एक बार एनआईए से जाने के बाद में मेरा कोई दायित्व भी नहीं बनता उनसे बात करने की, सो आफ्टर दैट आई नेवर मेट। अच्छा, फिर उसके बाद आपने और कोई एनआई का केस? देन वन मोर केस आई रिमेंबर, जाकिर नाइक एक मैं वही आ रहा था, जाकिर नाइक यू प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेरा एक सवाल है कि जाकिर नाइक वो इस्लामिक प्रीचर, वो इस्लाम के बारे में बात करते थे, कन्वर्जन होता था, तो व्हाट वाज द एक्चुअल केस अबाउट? देखिए सलीम भाई, अगेन क्योंकि उस केस से जुड़ा हुआ था तो कुछ पब्लिक में मैं नहीं कह सकता, भले मीडिया कुछ एफआईआर में जो एलिगेशन था वो बोल सकते मैं नहीं कह सकता, वो उस बारे में कमेंट नहीं कर सकता था। लेकिन उस दौरान की जो परिस्थिति थी आप जानते होंगे कि आईसिस वाज इंटरनेशनली प्लेइंग हैवॉक उस दौरान। वो जो आप अगर 2014-16 की बात कर 14-16 की बात करें, बहुत सारे बच्चे भी यहाँ से चले गए थे एंड देयर वर लॉट मेनी एक्टिविटीज विच वर हैपनिंग इन द कंट्री, जहाँ पर जो सांप्रदायिक माहौल होता है, कम्युनल हार्मनी होती है। सो कुछ बयानों के वजह से, कुछ एक्टिविटीज़ के वजह से जो हमारे डायनेमिक्स था, एक अच्छा सिंथेसिस था, दैट वाज गेटिंग स्पॉइल्ड बेसिकली बाय सम एक्शंस। तो उसके खिलाफ एंड देयर वर सम ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो व्हिच वर ट्राइंग टू स्पॉइल द डायनेमिक्स ऑफ द कंट्री। तो उसी के तहत यूएपीए में एक्शन लिया गया था एंड स्टिल जारी है, केस इज ऑल्सो पेंडिंग। एंड जो मुझे पेपर से जो मैं भी पढ़ता हूँ, द पर्सन इज एब्सकॉन्डिंग आउट ऑफ द कंट्री। जी, बट एक परसेप्शन ये भी रखा गया था कि वो इस्लामिक है, लोगों को कन्वर्जन करते हैं, इसलिए जो है गवर्नमेंट ने इन पे दबाव डाल के इनको यूपी नहीं। देखिए सलीम भाई, मैं तो इस बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये बात सत्य भी नहीं मुझे लगता है। वॉट एवर पीपल क्रिटिसाइज ऑल्सो, पॉलिसीज पे पीपल क्रिटिसाइज, लेकिन दे हैव द राइट टू क्रिटिसाइज, लेकिन मैं नहीं मानता इस चीज़। जी, और कोई केस सर एनआईए में आपको याद है? उसके एनआईए में तो काफ़ी एफआईसीएन के नकली नोट के केसेस भी काफ़ी किए थे, जो बांग्लादेश पाकिस्तान से आते थे। लॉट मेनी केसेस वी हैड डन। बांग्लादेश पाकिस्तान से तो बहुत, पाकिस्तान छोड़ दिए, पाकिस्तान तो अपना दुश्मन देश थे, टेररिज्म फैलाते हैं, तो बांग्लादेश से जो लोग आते हैं, जो घरों के काम करते हैं, तो आप लोग वो बॉर्डर से आते कैसे हैं? सलीम भाई देखिए, इसमें इट इज़ नॉट दैट सिंपल। आई कैन अंडरस्टैंड योर थिंकिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट इट। कुछ तथ्य आप कह रहे हैं, लेकिन जो हमारा वो टाइम पे मैंडेट था, दैट वाज रिगार्डिंग एफआईसीएन नकली नोट। अगर आप देखेंगे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे बेसिकली देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज कलियाचक, तो वो बांग्लादेशी बॉर्डर पे होता है। तो वहाँ पर ये जो एफआईसीएन की फेक इंडियन करेंसी की, इट हैड स्टार्टेड लाइक अ हैंडीक्राफ्ट, कि घर घर बना रहा था बेसिकली वहाँ पर, बिल्कुल घर। एंड आप देखेंगे बीएसएफ ने भी काफी कोशिश वाज इट इन बांग्लादेश सॉइल और इन इंडियन सॉइल? नो, इट वाज इन बांग्लादेश सॉइल। वहाँ पर जो इलीगली सरकार के विरुद्ध में भी वहाँ पर बेसिकली जो इलीगली दे हैड स्टार्टेड मेकिंग एज अ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, एंड वो बॉर्डर के अक्रॉस दे यूज्ड टू डू दैट। बीएसएफ ने भी काफी केसेस किए, डीआरआई ने भी काफी केसेस किए। द ओनली मोटिव वाज
बेसिकली के जो पाकिस्तान जिसका आपने नाम जो शत्रु राष्ट्र है उनका था टू डिस्टेबलाइज द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया ऑफ द कंट्री, कि आप नकली नोट डाल के भारत की इकोनॉमी को डैमेज करो सो दैट यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हो जाए। तो वन ऑफ द यूपीए का मैंडेट वाज टू स्ट्राइक एंड टू अटैक द FICN ट्रेड आल्सो। तो बॉर्डर जहाँ से खुला रहेगा वहाँ से तो नहीं, लेकिन सलीम भाई बहुत इज इट नॉट ये हमारे बॉर्डर की नहीं, मैं नहीं मानता सिक्योरिटी पे सवाल नहीं, नहीं खड़ा मैं करता। इस बारे में नहीं अभी मानता। एक मैंने यूट्यूब देखा था, बांग्लादेशी यूट्यूबर था, वो ये नाले से निकलता है बांग्लादेश से और ये नाले पे आता है इंडिया में, बोलता है ये इंडिया है। See, the borders are very porous borders and it's a very difficult terrain basically। हमको ये basically जो YouTube वगैरह जिसने कहा होगा उसके लिए काफ़ी आसान होगा अपने इसी चैम्बर में बैठ के बोलने के लिए, लेकिन वो स्पॉट पे गया था, ये बता रहा था लेकिन the terrain is very strong and it's a very both India Pak and India Bangladesh border terrain is very difficult। जितना भी ह्यूमनली फिजिकली पॉसिबल होती है हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसके ऊपर एक्शन लेती है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे, अब मैं तो एक आम नागरिक की तरह कह रहा हूँ आपसे, अभी अगर आप स्टैटिस्टिक भी NCRB का भी डेटा देखेंगे, लॉट मेनी केसेस NCB NIA एंड BSF, लॉट मेनी केसेस कैटल स्मगलिंग के दे आर बुकिंग, FICN के दे आर बुकिंग। ठीक है, उसके बाद NIA के बाद AIU तो मैं एयरपोर्ट पे था, उसके DRI में, NIA के बाद DRI I went to DRI। आप महाराष्ट्र इसमें भी थे ना, रेवेन्यू? I was for some time, for 6 months I was posted as DCP anti evasion सर्विस एक्स। सर सर्विस एक्ट में भी आपने छोड़ा नहीं? हाँ, लगभग 200 कुछ केसेस, 200 कुछ नहीं, आपने बहुत ज्यादा केसेस किए और कई करोड़ रुपए जो है, दैट वाज अराउंड आई रिमेंबर सम 200 करोड़ 200 करोड़ का आपने रिकवरी करवाया। और जिसमें से बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी थे, उसमें से क्या आपने उनको बोला चलो पैसा टैक्स भरो, चलो टैक्स भरो? सेलिब्रिटीज आपके लिए होंगे, हमारे लिए वर्ड एक्सिस्ट नहीं करता है। जी जी जी, ओनली समीर वानखेड़े के लिए नहीं करता है, बाकी सब लोग मानते हैं, आपके ऑफिसर्स भी मानते हैं, आपके डिपार्टमेंट के लोग भी मानते हैं कि सेलिब्रिटीज होती है, मगर समीर वानखेड़े मैं पर्सनली ये चीज़ को नहीं मानता। अगर मेरे लिए अगर सच में सेलिब्रिटीज अगर आप कहेंगे ना, तो मैं सेलिब्रिटीज में मानता हूँ। सेलिब्रिटीज मीन्स बाबा आमटे, सेलिब्रिटी मीन्स संधूताई सकपाल, सेलिब्रिटी मीन्स डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सेलिब्रिटी मीन्स छत्रपति शिवाजी महाराज, ये दीज आर दी सेलिब्रिटीज। और इनके साथ में मैं, अगर कोई बोलेगा कि सेल्फी खिंचा, मैं इनके साथ में सेल्फी खिंचाना चाहूँगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड। उसके बाद फिर उसके बाद में मैं DRI में फिर आई वॉज पोस्टेड एज अ जॉइंट कमिश्नर DRI। तो वहाँ पर भी बेसिकली एंटी स्मगलिंग ड्रग के केसेस वगैरह हम करते हैं। 1700 किलो, 17,000 किलो। सो दैट हाँ, आई मीन लोग, ये तो अच्छा है कि लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू वन थिंग सलीम भाई, यू नो जो आपने रिसर्च किया है, मुझे लगता नहीं है कि इतना रिसर्च शायद मेरे धर्मपत्नी ने भी नहीं किया होगा। जो द वे जो केसेस के बारे में बात कर रहे, बहुत सारे केसेस मीडिया में भी नहीं, जो आपने यू नो, आई रियली अप्रिशिएट योर इंटेलिजेंस इन दैट वर्क। लेकिन यहाँ पर 17,000 केजीज, जो ये उत्तर वो लोगों के लिए है बेसिकली जो मुझे जानते नहीं है, जो जब मैं NCB में आने के बाद में यू नो बहुत सारे आलोचना भी मेरे लोग करने लगे, अरे ये तो ग्राम पकड़ रहा है, अरे ये तो बच्चों को पकड़ रहा है, ग्राम पकड़ रहा है। तो उनके लिए जवाब था कि नॉट नेसेसरी, मैंने मेरे करियर में 6 टन भी एक शॉट में पकड़ा है और 6 ग्राम भी पकड़ा है। तो इसमें जब रूल कहता है कि NDPS एक्ट में 1 ग्राम भी बैंड है, तो मैं वो भी पकड़ूंगा। तो लोग ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि अगर 1 ग्राम होगा तो मुझे छोड़ देना चाहिए। नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर लॉ में 1 ग्राम भी बैंड है तो आई विल कैच 1 ग्राम ऑल्सो, एंड 1 टन ऑल्सो आई विल कैच। तो वही DRI में लगभग हम लोग ने 17,000 केजीज का पूरी टीम थी हमारी, 3 साल के करियर में वो सीजर किया था हमने। बहुत धमकी भी आती थी आपको ड्रग पेडलर? सलीम भाई देखिए, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जॉब है। अगर आप अगर देखेंगे कि द वे मनी इज बीइंग मेड बाय ड्रग पेडलर्स एंड सप्लायर्स, करोड़ों में उनका प्रॉफिट होता है। तो अगर एक चेन, अगर एक अधिकारी उनका करोड़ों रुपए का अगर नुकसान करता है, तो डेफिनेटली वो आपको थ्रेट, सिस्टम से आपको हटाने की कोशिश करेंगे। पहले आप पे आरोप लगाएंगे, पहले आपकी कंप्लेंट्स करेंगे, पहले आप पे झूठे आरोप लगाएंगे। अगर उसे आप डरेंगे तो आपको थ्रेटन करेंगे। आपने अपनी फैमिली को भी कहा था कि कोई भी पार्सल एक्सेप्ट नहीं करना, वो क्या था? बिल्कुल, ये बेसिकली जब मेरे घर में एक इंसिडेंस ऐसा भी हो गया था कि जब इनके साथ में फाइट कर रहा था ड्रग पेडलर्स लॉबीज के साथ में, तो मेरे घर में बेसिकली 3 यूनिफॉर्मधारी नकली पुलिस बन के दे हैड कम टू माई हाउस। अच्छा। अभी उनकी मंशा भगवान जाने क्या थी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट।
लेकिन टाइमली मेरी वाइफ ने दरवाजा बंद करके फिर बाद में मुझे इमीडिएटली फोन करके देन आई वेरीफाइड विद द गोरेगांव पुलिस स्टेशन एंड दे टर्न आउट टू बी फेक पुलिस पीपल। तो वो ट्रैप करने की कोशिश करते हैं आपको कुरियर से बेसिकली। तो मैंने घर में वो सबको इंस्ट्रक्शंस अभी भी यही देके रखा है कि नॉट टू एक्सेप्ट एनीथिंग, कोई अननोन पीपल। अभी भी बेसिकली थ्रेट्स तो कंटिन्यूसली अभी भी आते हैं। आप अभी अगर आप देखेंगे थोड़े दिन पहले 10-15 दिन पहले somebody had come giving letter to me कि आपकी सुपारी दी गई है, ये बंदा है, ये उसका नंबर है, ये उसका फोटो है। सो बांग्लादेश से थ्रेट आते हैं, पाकिस्तान से थ्रेट आते हैं, मेरे बच्चों को मारने के लिए पाकिस्तान के 92 नंबर से अभी भी कॉल्स आते हैं। सो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जॉब। ये कौन से ईयर की बात है? 2000? ये तो अभी की 2024 की बात है। अरे अपन 17 कैसे मिस किए? आपका एयरपोर्ट का शॉट जो फर्स्ट टाइम आपने आपकी स्कूल कॉलेज की जो है आपकी वाइफ जो अभी है बिल्कुल उनको देखा, वो मुझे सीन जाना था क्योंकि that was 2010 शी वाज आल्सो मराठी एक्ट्रेस। तो उनको कभी ऐसा फियर था कि मैं जाऊंगी समीर वानखेड़? नहीं, उसको पहले किसने कहा था इस बारे में? शी डिडंट नो कि समीर वानखेड़े ये वही है जो हमारे कॉलेज में जो बॉडी बिल्डर है वो आता था, ऐसा होता था। शी डिडंट न्यू दैट। तो उसको पहले किसने तो भी कहा था। आई रिमेम्बर के वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दे हैड एन अवार्ड फंक्शन, मराठी अवार्ड फंक्शन समवेयर। शी गॉट एन अवार्ड आल्सो इन मराठी। हाँ, शी इज अ स्टेट अवार्ड विनर इन मराठी आल्सो। तो उससे किसने कहा था वो अधिकारी के सामने जाना नहीं, वो पागल है, ये दीज वर द वर्ड्स यूज्ड। वो पागल अधिकारी है, आप जाओगे अगर आपके पास कुछ भी होगा तो वो आपको रोकेगा, तो आपको तकलीफ देगा। तो शी वॉज लाइक मेरे पास में क्या होता है, मेरे पास में कुछ भी नहीं होता है। तो शी केम। लेकिन जब वो 2010 में आई रिमेम्बर के कोई अवार्ड फंक्शन से शी हैड कम, तो उसको एक ट्रॉफी कुछ मिली थी, अवार्ड की ट्रॉफी शी हैड गॉट। और मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था, मैं और मेरी हैबिट थी स्क्रीनिंग मशीन पे मैं खुद बैठता था टू स्क्रीन द बैग्स। तो मैंने जब उसे देखा तो मुझे ऐसा वो स्ट्राइक हुआ कि अरे ये तो वही है जो हमेशा मस्ती मजाक करती थी, नॉन सीरियस पर्सन जो कभी पढ़ाई लिखाई में ध्यान साल से कभी मुलाकात नहीं उसके। शी वाज इनटू हर प्रोफेशन। मैं मेरे सिविल सर्विसेज में काम कर रहा था। तो मुझे लगा कि और स्क्रीन पे भी दिख रहा है मुझे एक मेटालिक अच्छा खासा इट वाज लाइक दैट कि ट्रॉफी क्या है तो मैंने फिर बैक डाइवर्ट किया उसका। देन शी रियली गॉट स्कैर्ड तो दैट आई रिमेम्बर। लेकिन बाद में ट्रॉफी था, मेटल की ट्रॉफी थी वो। आपने बताया नहीं कि यू रिमेम्बर मी? फिर बाद में मैंने उससे बात की उस बारे में कि यू रिमेम्बर मी, तो नहीं कौन है, क्या है एंड देन आई मेड अ रिमेम्बर, यू रिमेम्बर कि कॉलेज में आई वाज इन योर क्लास, समीर वानखेड़े। तो शी थॉट आई एम अ जेट एयरवेज एम्प्लॉय। अच्छा। तो उसको ऐसा लगा, मैं बोला नहीं आई एम नॉट अ जेट एम्प्लॉय, आई एम द डीसी, आई एम हेडिंग द एयरपोर्ट हियर। तो उसको लगा रही ये हाउ कम ही। Then she correlated, ये वो टाइम पे भी पढ़ाई करता था, वो टाइम पे भी इसको IAS बनना था, that kind of thing. So that I remember 2010 में we had bumped into the ape. अगर मैं एक ऐसी थ्योरी मैं भी बैठे बैठे बना रहा हूँ, चलेगा सर? बोलूँ? हाँ प्लीज। अपना जो है खबरी का नेटवर्क बहुत मस्त है। आपको पता चला कि आपको एक क्रांति रेडेकर जो है आ रही है, आपको मालूम हो गया था और आप पहले से आके स्क्रीन पे बैठ गए कि मैं इसको टच करूंगा द मोमेंट आई स्टार्ट। नहीं ये सब मैं जब मजाक कर रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में देन वी मेट। देन जैसा मैंने आपसे कहा था कि वो टाइम पे भी हम लोग दोस्त हुआ करते थे। देन आफ्टर दैट वी स्टार्टेड इंटरैक्टिंग, पुरानी बातें। एंड आफ्टर दैट देन फाइनली 2017 में वी गॉट मैरिड इन जनवरी। तो वाज इट मुझे पूछना नहीं चाहिए कि क्या ये रीजन था जो आपका पहले का खुला? नहीं इट वाज नो, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन हाँ ज़रूर ये कहूँगा कि दिस वाज नॉट वन ऑफ द रीजंस, बट everybody has tough time in their life, but fortunately with God's grace everything was came out in a very normal। आपके दो जुड़वा बेटी है, नाम है ज़ेबा और जिया एंड ज़ेबा। ज़ीडा ZYD। हाँ ज़ीरा एंड ज़ेबा। यस जिया यस। दोनों मतलब दोनों both are twins, they are 6 years old। अच्छा, नाउ दे आर इन 6 years। बिल्कुल। अच्छा, फिर NIU के बाद जो आपको DRI में हुआ, फिर सब DRI में या DRI में भी काफ़ी इट वाज अ वेरी मेमोरेबल टाइम, अच्छा टाइम हुआ DRI में भी। उसके बाद में देन DRI में रहते रहते आई वाज ब्रॉट इनटू NCB फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। एक मैं रोकूंगा, लोग लोन लेते हैं तो बंगला गिरवी रखते हैं, लोग अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स रखते हैं। ये आपको लोन पे गवर्नमेंट ने दे दिया एनसीबी को, ये फंडा क्या? आई वाज शॉक्ड, बोला ये लोन पे लिया गया था। लोन था वो बेसिकली एनसीबी में आई रिमेम्बर
सुशांत सिंह केस रिलेटेड जी, राजपूत केस आपको दिया गया था। ड्रग रिलेटेड आया था, तो वो टाइम के जो डीजी सर थे हमारे अस्थाना सर थे. सो अस्थाना सर फेल्ट लाइक दैट के ही शुड बी गॉट ऑन लोन टू टू इन्वेस्टिगेट दैट केस एज वेल एज हेड द जोन. तो मुझे मात्र 6 महीने के लिए लाया गया था. लोन मतलब लोन एक लोन वैसा- का मतलब होता है कि आप डीआरए में रहोगे. भाई यार थोड़ी देर के लिए दे दे यार, थोड़ी देर के हाँ, लिए it ये was- बैट्समैन दे दे मेरे को. it was just like that. में प्रॉब्लम It was never meant to be permanent basically. It was just ऑफिशियली for- होता है ये. हाँ बिल्कुल, लोन पे आपकी सैलरी बेसिकली आपकी पेरेंट एजेंसी देती है. अच्छा, And you are there just- म्यूचुअल, इट्स अ गवर्नमेंट. Yeah, absolutely. So I was taken on loan for a period फिर of 6 सुशांत सिंह months. राजपूत केस आपके हाथ में है. फिर सुशांत सिंह केस फिर बॉलीवुड में हलचल हो गई. अगेन ये अगर सी देखिए, मैं कोई भी आई वुड नॉट लाइक टू एसोसिएट दिस थिंग विथ ड्रग्स और विथ एनी इंडस्ट्री. ये हर जगह है, इट्स ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम. कॉलेजेस में, स्कूल में, इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट्स में, हर जगह होता है यहाँ पे ये. तो इट इज़ नॉट एन इंडस्ट्री. अगेन उनका क्या फेस वैल्यू होता है, मीडिया चलाना चाहती है, इसके लिए वो पेपर ज़्यादा चला देता है उस चीज़ को. लेकिन ये सुशांत सिंह राजपूत का केस था. इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बेसिकली ड्रग रिलेटेड केस. सीबीआई उसका डेथ इन्वेस्टिगेट कर रही थी. वी वर इन्वेस्टिगेटिंग द ड्रग रिलेटेड केस. एंड बहुत ही खुशी से ये भी कहना चाहूँगा मैं कि हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की थी उस केस में. आपने अनुराग कश्यप, विवेक ओबराय, राम वो गोपाल तो वर्मा, एंटी इवेजन के टाइम पे. वो भी, उनसे भी आपने इंट्रोगेशन किया था. हाँ, वो तो ड्यूटी बेसिकली ड्यूटी इवेजन का उनका था. फिर सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने जो है बहुत सारे सेलिब्रिटीज, ये जो कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया का क्या केस था? बेसिकली वो इट वाज अ केस वेयर इट वाज अ केस ऑफ कंजम्पशन एंड घर से सीजर हुआ था, हाइड्रोपोनिक वीट का सीजर हुआ था. जितना आई रिमेंबर पर्सन बोथ ऑफ देम वर अरेस्टेड एंड आफ्टर दैट माननीय न्यायालय ने डिसीजन लेके बेल दिया. एंड आई एम नॉट अवेयर कि केस का स्टेटस क्या है अभी. एजाज खान को भी आपने पकड़ा था. एजाज खान कौन, जो अभी फरार है फिलहाल? आई मीन द सेम गाय, एजाज खान, एक्टर एजाज खान. जो हैबिचुअल. सर आप जो वर्ड यूज मैंने मुझे सुनना चाहता हूँ, मैं आपके मुझ से सुनना चाहता हूँ कि एजाज खान आपको पता है जो अभी इलेक्शन में खड़े हुए थे. हाँ, जो आई थिंक सो सम 100 वोट्स और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, जी जी जी. दैट आई कैन कोरिलेट. क्या था वो केस? So this I remember there was a case of commercial quantity where lot many people were arrested. Mephedron का केस था. And after that he was arrested and जितना मुझे याद है माननीय उच्च न्यायालय ने उनको बेल दिया आफ्टर पीरियड ऑफ 1.5 year. मैंने जो पेपर में पढ़ा, I was not there in NCB during that time. एंड अभी जो रिसेंटली पढ़ रहे हैं पेपर में कि अगेन समथिंग हैपेंड. ये जो ड्रग केसेस हैं जो लिमिटेड कंजम्पशन के ऊपर जाते हैं, जो बिजनेस में कॉमर्शियल क्वांटिटीज है कहते हैं, जब आप लोग पकड़ते हैं इतनी मेहनत करके, रिस्क लेके, फैमिली को रिस्क पे रख के, आप लोग की जो ऑफिसर्स जो हैं पकड़ते हैं, और कोर्ट से बेल लोगों को समझ में नहीं आती, कैसे हो जाती है यार बड़े बड़े केस? देखिए क्या होता है सलीम भाई, वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन जो नॉर्मल पब्लिक को मैं आपके माध्यम के थ्रू समझाना चाहता हूँ. जी, ऐसी एनडीपीएस केसेस में 3 प्रकार के केसेस होते हैं. एक तो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस होते हैं, एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी के केसेस होते हैं, और एक कंजम्पशन क्वांटिटी यानी स्मॉल क्वांटिटी के केसेस होते हैं. खुद कंजम्पशन कर रहे हैं. बिल्कुल. जो और उसमें लेवल होता है कि जैसा अगर गांजा हो जाए तो 1 kg के नीचे स्मॉल क्वांटिटी होती है, इंटरमीडिएट 1 kg टू 20 kg होती है, 20 kg के ऊपर कमर्शियल क्वांटिटी इन गांजा. सिमिलरली मेफेड्रॉन का अगर देखेंगे तो 50 ग्राम के ऊपर सब कमर्शियल क्वांटिटी होता है, 50 ग्राम से 5 ग्राम के अंदर इंटरमीडिएट क्वांटिटी होता है, 5 ग्राम के नीचे स्मॉल क्वांटिटी हो जाता है. सो दीज आर द लेवल विच इज नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो अगर आपको कभी भी आपके पास में कमर्शियल क्वांटिटी मिलता है तो 20 साल की सजा होती है. बराबर है. अगर इंटरमीडिएट क्वांटिटी होता है तो 10 साल की सजा ये होती मेंशन है. होता है एफआईआर में? बिल्कुल अच्छा. बिल्कुल. और अगर स्मॉल क्वांटिटी होता है तो उसको 1 साल की सजा होती है और फाइन जुर्माना होता है. तो जब भी अगर एक अधिकारी होता है या फिर एक एजेंसी होती है तो उसका इनिशियल काम होता है एग्जीक्यूट करना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना. अगर मान लीजिएगा कि किसके पास में ड्रग्स मिलता है तो सर्च करना, पंचनामा बनाना, और उसके बाद में कानूनी कार्रवाई करके अरेस्ट करके उसको न्यायालय के सामने पेश करना, ये अधिकारी का काम होता है. उसके बाद में बेल देना ये अधिकारी या एजेंसी के हाथ में नहीं होता, माननीय न्यायालय के सामने होता है पक्ष रखने के बाद में. सो पीपल क्रिटिसाइज दी एजेंसीज एंड ऑफिसर्स. आई रिमेंबर दैट के कुछ एक बहुत हाई प्रोफाइल केस हो गया था, उसमें लोग कह रहे थे अरे कैसा बेल हो गया, पैसे खा के बेल दे दिया, यू नो दीज थिंग्स आर देयर. बट ये लेकिन पब्लिक को ये समझ में आना चाहिए कि एक अधिकारी की लिमिट होती है, एक एजेंसी की लिमिट होती है टिल द टाइम वो पैसे खाने की बात नहीं होती. पब्लिक ये सोचती है कि कोर्ट कैसे छोड़ देती है.
देखिए ये तो एक जनरल लॉजिक है। मैंने तो ये नहीं सुना कि कोई सुनता है कि हाँ, अगर आपने उसको बुक नहीं किया है, कोई किसी ड्रग पेडलर की से आपने सीज किया, वो बुक नहीं किया, वो डेट इज अ डिफरेंट केस। बिल्कुल। मगर जब कोर्ट में जाता है, आप बताते हो कि ये कमर्शियल क्वांटिटी है, ये इंटरमीडिएट क्वांटिटी है, उसके बाद बिल जाती है, तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा जो आज होती है। देखिए लॉट मेनी टेक्निकल थिंग्स आर देयर, कुछ समय भी गुजर जाते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, चार्जशीट फाइल हो जाती है, कंप्लेंट फाइल हो जाती है, उसके बाद में वो माननीय न्यायालय का डिस्क्रिप्शन होता है बेस्ड ऑन द मेरिट्स, बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स व्हाट अ पर्सन टेक्स। आप डोंगरी पे आपने बहुत सारे केसेस करे, बड़े बड़े केस, चिंकू पठान का। देखिए सलीम भाई, मैं ऐसे नॉर्मल गैंगस्टर्स या नॉर्मल क्रिमिनल लोगों का नाम लेके उनको फेमस नहीं करना चाहता हूँ। पहली बात, उनको आइडेंटिफाई भी नहीं करना चाहता हूँ, नहीं उनको ग्लैमराइज करना चाहता हूँ, बिकॉज दे आर द बेस्ट इन द सोसाइटी एंड दे आर डेट्रीमेंटल फॉर द सोसाइटी। लेकिन हाँ, केसेस के बारे में अगर आप बात करेंगे तो जरूर केसेस के बारे में बोलूंगा कि लगभग 12 किलो मिला था यहाँ, 12 किलो मिला था, 2 वेपन मिला था, 2.5 करोड़ कैश भी मिले थे वहां पर, मनी काउंटिंग मशीन मिली थी, आई रिमेंबर दैट। बेसिकली ये कंप्लेंट थी कि बच्चों को ड्रग पेडलिंग में यूज करना, फिर बाद में वहां पर महिलाएं का रहना दुश्वारा होता था कि वो रोड भी क्रॉस नहीं कर पाते थे, ऐसी कंप्लेंट्स आती थी हमारे पास में। सो फाइनली वी थॉट टू टेक अ वेरी स्ट्रांग एक्शन ऑन दिस पर्सन। बट ये किसी के हाथ में नहीं आ रहा था, नहीं तो फिर भाग जा रहा था, ऐसा कुछ सुनने में आया। तो हम लोग को सैलरी देती ना सरकार यही काम करने के लिए, और जब पब्लिक और महिलाओं को जब अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर देन दैट इज कंप्लीटली अनटॉलरेबल। वाज इट अ लिंक बिटवीन दाऊद इब्राहिम एंड ऑल? देखिए वो अगेन मैं ऐसे गैंगस्टर्स लोगों का नाम लेके उनको फेमस नहीं करना चाहता हूँ, ये लोगों का नाम लेके, लेकिन इंटरनेशनल लिंक थे ऐसे लोगों के, तो अगर मौका मिलता या फिर आगे भी मौका मिलेगा तो वहां पर भी कार्रवाई करेंगे। आपने बोला मैं दाऊद इब्राहिम से भी नहीं डरता, मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है। अगेन मैं ये ऐसी चीज़ों का ये लोगों के नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। ये जो नाम आप ले रहे हैं पब्लिक डरते होंगे, भगवान जाने वॉट एवर इट इज देयर, बट दीज पीपल आर लॉ ब्रेकर्स हु विल फेस द लॉ ऑफ द लैंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप प्रोटेक्शन भी नहीं लेना चाहते, आपको धमकी आती, तो मना कर देते मुझे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। सलीम भाई देखिए क्या है कि जैसा मैंने कहा है कि मैं सक्षम हूँ अपनी फैमिली को बचाने के लिए, भगवान ने 2 हाथ दिए, मजबूत कंधे दिए, तो मैं सक्षम हूँ मेरे बच्चों और फैमिली को बचाने के लिए। कभी चिंता होती है लेकिन दैट्स ऑन द गवर्नमेंट टू डू व्हाटएवर, लेकिन आई वोंट बेग एंड आई वोंट फोर्स एनीबॉडी। समीर वानखेड़े से बात हो और आर्यन खान केस की बात नहीं हो तो वो इंटरव्यू अधूरा लगता है। आर्यन खान केस आपके लिए एक बहुत सेलिब्रिटी केस था, बाद में बहुत सारी क्रिटिक्स हुए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में। इससे पहले मैं नवाब मलिक के जो दामाद थे सबीर खान, वो केस के बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए ना, मैं वो व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे कोई सवाल पूछे जो थोड़ा यूजफुल टाइम हो आपके लिए, तो आप मुझे कोई यूजफुल और अच्छे इंसान के बारे में मेरा सवाल ये कनेक्टेड ये था, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम टॉकिंग अबाउट सच पीपल। डिड ही टेक रिवेंज? इसके लिए उन्होंने रिवेंज लिया? मामला न्यायालय में है और मैं न्यायालय में ठीक से जवाब दूंगा इस चीज का। अच्छा चलिए, आर्यन खान का आप थोड़ा सा केस बता सकते हैं कि क्या एक्चुअल हुआ था, कमर्शियल क्वांटिटी किसके पास से निकली, जो पेपर में है जो आप बता सकते हो? सलीम भाई देखिए, पहली बात तो मैं एक क्लैरिफिकेशन कर देना चाहता हूँ आपको कि ये जो केस आपने मेंशन किया है, इन 2023 जब कुछ कार्रवाई मेरे पर हुई डराने के लिए व्हाटएवर इट इज़, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत का जो न्याय प्रणाली है, जो न्याय प्रक्रिया होती, जो जुडिशरी हमारी, मैं उनका काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वही एक सच्चे तौर पे हमारे जैसे अधिकारी, आम नागरिक, सबकी प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारा एक इंडिपेंडेंट और ऑनेस्ट जुडिशरी करता है। तो ये जब केस हुआ तो उस दौरान मैंने कुछ आई ट्राई टू फाइल अ रिट पिटीशन, जो कोई भी झूठी कार्रवाई जो कुछ भी हुआ तो मैंने अपने बचाव में लड़ने के लिए मैंने एक रिट पिटीशन फाइल की थी। उस दौरान फिर बाद में जब मैं आई वॉज वेरी वोकल अबाउट इट, जब आई वॉन्टेड टू एक्सपोज समथिंग, तो उस दौरान फिर माननीय न्यायालय ने एक आदेश दिया कि आई विल नॉट टॉक टू द मीडिया रिगार्डिंग दिस केस, और मैंने एक हलफनामा भी फाइल किया है, एक मैंने एफिडेविट फाइल किया है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं न्यायालय की बहुत इज्जत करता हूं, तो मैं वो अपनी एफिडेविट को और मैं कोर्ट के ऑर्डर्स को ब्रेक नहीं करता। नहीं ठीक है ना, वो आप मत कीजिए, मगर लोग इसको भी मेरी कमजोरी समझते हैं बेसिकली। लोग जब मुझे सवाल पूछते हैं कि आप इस बारे में बात क्यों नहीं करते, मैं बहुत बात करना चाहता हूँ और मैं इस बारे में जरूर बात करूंगा। एक बार हमारे माननीय न्यायालय ने इस चीज का निकाल दिया तो मैं बहुत इस बारे में बात करना चाहूंगा, डिस्कशन करना चाहूंगा। जैसे भी तो ये मेरी कमजोरी भी ना समझे और मैं किससे डरता हूँ ये भी नहीं समझे, सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे न्यायालय के ऊपर
और जुडिशरी का मैं सम्मान मैं करता हूँ। जुडिशरी की बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिक किया था यार ये समीर खान ने शाहरुख खान के बेटे को 6 ग्राम के लिए जो है वो अरेस्ट किए, बहुत जैसा मैंने आपसे कहा वो 6.6 ग्राम भी होता तो भी मैं कार्रवाई करता, क्योंकि हमारे एनडीपीएस एक्ट में वो बैंड है। जी। तो लोग समझते थे यार समीर खान के पीछे समझ गए, मगर एक दूसरा पहलू जब वो चीज़ जुडिशरी के सामने जाती है तो जुडिशरी भी वो सेम लॉ फॉर्मेट करके 4 बार बिल कैंसिल की थी। बिल्कुल, वो तो आपको भी पता है कि यानी उस तरफ ध्यान नहीं जाता आदमी का, क्या बिल्कुल। जितना मुझे याद है एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में भी बेल रिजेक्ट हुई, सेशंस कोर्ट में भी बेल रिजेक्ट हुई, एंड उस केस में लोगों को जो बेल मिली हाई कोर्ट से मिली है। सो अगर दैट मीन्स यू नो वो इट स्पीक्स अ वॉल्यूम, आपने जो कहा है कि बेल्स भी रिजेक्ट हुई थी पहले। बट एलिगेशन कुछ डिस्कस होता है क्योंकि एफआईआर में मेंशन है। मैं सलीम भाई मैं नहीं कर सकता। शाहरुख खान का नाम नहीं होगा तो मेरा पॉडकास्ट हिट कैसे होगा? सलीम भाई मैं ये पॉडकास्ट को लेके मैं सामने वाले जो है उनको ये बेनिफिट नहीं देना चाहता हूँ कि कुछ रूल का उल्लंघन हुआ है। और दूसरी बात, मैं कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दूँ जिसके वजह से इन्वेस्टिगेशन को हम मैं वो भी नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैटर इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन नाउ, माननीय न्यायालय के सामने प्रलंबित है मैटर। एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, अगर आप जवाब देना चाहो तो जवाब दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो नहीं दे सकते। डू यू थिंक ये शाहरुख खान इतना से बड़ा सेलिब्रिटी, उसका बेटा कमर्शियल वो करेगा कि ही वाज बुक इंटरमीडिएट? देखिए अगेन मैं ये इंटरमीडिएट के वो खाली बस आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो वर्ड आप जिसका नाम लेते हैं, मुझे ना कोई उस बारे में टिप्पणी देना है, ना इंपॉर्टेंस देना है मुझे इस वर्ड के बारे में। सेलिब्रिटीज़ अगेन वो आपके लिए नॉर्मल पब्लिक, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। थर्डली अगर आप देखेंगे एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी देखेंगे, उस जितना आई रिमेंबर उस केस में लगभग 20 अरेस्ट कुछ हुए थे, कमर्शियल क्वांटिटी पकड़ी गई थी। फॉलो अप ऑपरेशंस में भी इट वाज अ केस ऑफ कमर्शियल क्वांटिटी, व्हाट आई रिमेंबर। तो आपकी कभी अरबाज से अंदर इंट्रोगेशन में बात हुई थी? मैं उस बारे में कुछ नहीं बता, मैं आपके मुंह से उगलवाना चाहता हूँ, सॉरी मैं क्या करूँ। सॉरी सलीम भाई, एक इंटरोगेटर से आप इंटरोगेशन नहीं कर सकते, बराबर। अच्छा, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करनी पड़ेगी। लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन फर्स्ट। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करनी पड़ेगी। जैसे ये जो डायलॉग फेमस हुआ, पब्लिक ऑडियंस मजे लेने चालू कर दी कि शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े को बोला। आपको पता होगा ये परसेप्शन लोगों ने लिया, अरे यार ये तो जवाब शाहरुख खान का समीर वानखेड़े के लिए है। ये देखिए सलीम भाई, अभी इसमें कोर्ट का मत बोलना। नहीं, आई वुड लाइक टू आंसर दिस। इसमें ये है कि पहली बात है कि मैं मूवीज बहुत कम देखता हूँ। मैं आइदर कोई हिस्ट्री की मूवी देखता हूँ या पुलिस की मूवी देखता हूँ, तो मुझे ऐसा मूवीज देखने का शौक नहीं है। तो मुझे पता नहीं है ये मेरा नाम लेके किसने बोला, ये क्या बोला, ये मीडिया से बोला, ये तो स्टेटमेंट था। और वो शाहरुख खान के उस टाइम हालात वो थे, और समीर वानखेड़े से ये मुझे मीडिया से ही पता चला है, और आप कह रहे हैं तो मुझे कुछ पता नहीं है मेरे बारे में बोला गया है कि नहीं बोला गया। आपके बारे में लोगों ने सके, ये तो फिल्म। लेकिन मैं लोगों को यही उत्तर देना चाहूंगा, जो लोग ये कह रहे हैं, दो भागों में उत्तर देना चाहूंगा कि अगर फिल्मों में मेरे लिए मेरा नाम लेके कोई फिल्म हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी शाहरुख खान, तो फिर आप यही समझ जाइए कि व्हाट इज द थिंग। मैं इतना भी कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा सरकारी अधिकारी हूँ। पीपल रिक्वायर मी टू मेक फिल्म हिट। ये लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके लिए जवाब। और दूसरी बात, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये जो शब्द आपने यूज किया अभी, बाप एंड ऑल दोस थिंग्स, ये बेसिकली कल्चर्ड सोसाइटी में यूज नहीं होता है। अगर आपको अच्छा लगेगा कि आपका बेटा आपको बाप की तरह बोल रहा है, बाप यहाँ वहाँ जा, इट्स नॉट अ गुड वर्ड इन इंडियन संस्कृति, भारतीय संस्कृति में इट्स नॉट अ कल्चर्ड वर्ड। इसके लिए मुझे लगता है ये शब्द काफ़ी रोड साइड और थर्ड रेट और चीप वर्ड्स है। इस दौरान आपको SRK की चैट आपके साथ बात हुई थी, वो लीक हुई है, उसका मामला एक्चुअल क्या था कि आपकी वाकई में सलीम भाई देखिए, अगेन ये मैटर सब जुडिस है माननीय हाई कोर्ट के सामने। तो ठीक है, कोर्ट में हमको वो नहीं, तो जो मैंने तथ्य है, जो मैंने फैक्ट है, these were the facts which I have produced before the honorable high court। लीक कौन किया? और हाँ, दूसरी बात आपने जो कहा लीक, मैं इतना शैलो या फिर इतना कमजोर नहीं हूँ कोई चीज लीक करने के लिए। कोई भी समस्या आती है मैं उस चीज को हेड ऑन लेता हूँ, और मैं इतना कोई कमजोर या फिर मैं इतना निराधार नहीं हूँ कि मुझे कोई लीक करूँ। अगर मुझे सामना करना है, मैं डंके की चोट पे हेड ऑन सामने सामना करूँगा। तो ये सब चीजें मेरे से होती नहीं है। कैसे पब्लिक डोमेन, या तो शाहरुख खान की हो या तो आपने किया होगा। लेट द ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड अबाउट इट, लेट द इन्वेस्टिगेशन डिसाइड। अच्छा, वो चैट के बारे में अगर आपको जवाब देना तो ये मेरे एक पॉइंट था। ठीक है, हम बात नहीं करते चैट के बारे में कैसा क्या हुआ, मगर एक चैट में मैंने जब पढ़ा तो उसमें शाहरुख खान वाज प्लीडिंग टू यू
कि यार ये मेरा बच्चा एक अच्छा लड़का बन के बताएगा जो आपको देखिए- मैं प्राउड होगा, तो देखिए- वॉज ही गिल्टी कि उनके बेटे ने कुछ गलत किया? देखिए सलीम भाई, मुझे इस केस के बारे में नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं ये, आप वो खुद ही पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या लेवल पे बात हो रही थी। जी, जो लोग बाहर गंदे आरोप लगा रहे थे, पैसे मांगे, ये मांगा, तो वो सच्चाई लोगों के सामने पढ़ने से ही समझ में आती। मैं खैर उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा जो फोकस है, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है और अभी भी मेरा वही फोकस होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कंज्यूमर है, और वो मेरे ख्याल से भारत सरकार का भी वही व्यू है, तो हमारा नज़रिया या फिर मेरा व्यू उसकी तरफ आरोपी की जैसा नहीं होता, उसको रिहेबिलिटेट करने का होता है। क्योंकि एडिक्ट, कोई भी अगर एक इंसान एडिक्ट होता है, अगर कोई भी कमर्शियल क्वांटिटी नहीं, कंज्यूमर क्वांटिटी है, तो वो एनडीपीएस एक्ट भी कहता है, सेक्शन 64 कहता है कि पहले कानूनी कार्रवाई हो जाए, उसके बाद में उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके जाया जाए, उसको नॉर्मल इंसान की तरह वापस लाया जाए, सोबर होने के बाद में, मेडिकेशन देने के बाद में, उसकी बीमारी का इलाज होने के बाद में। तो मेरा या फिर हमारा फोकस यही होता है, एनी कंज्यूमर हु इज बीइंग कॉट, उसका रिहेबिलिटेट किया जाए, उसको दिमागी तौर पे संतुलित किया जाए, मेडिकेशन दिया जाए, रिहैब सेंटर में डाल के एक नॉर्मल इंसान की तरह उसको जीवन व्यतीत करने का एक उसकी वो जो वर्ड्स है, जो उन्होंने वर्ड यूज किया था, मैंने पूरा चैट पढ़ा, मगर उसमें से एक पॉइंट ये निकाला कि आई विल मेक श्योर ही विल बिकम अ समवन वेयर आई एंड यू विल बी प्राउड ऑफ। मतलब कहीं ना कहीं उनको कुछ गिल्टी फील हुआ होगा। देखिए, मैं उस बारे में नहीं टिप्पणी देना चाहूंगा, लेकिन आप समझदार है, यूर एन एजुकेटेड पर्सन, लोग समझदार हो, समझ जाएंगे क्या है। जी, आखिरी बात करते हैं नवाब मलिक जी का। नवाब मलिक जो चालू हो गए थे, समीर वानखेड़, ये समीर वानखेड़ कास्ट, उन्होंने आप पे बहुत सारे आरोप लगाया है। एक आध आरोप मैं आपको बता दूं कि आप इस्लाम धर्म के ऊपर बात की कि आप मुस्लिम नहीं, वो क्या था? देखिए, पहली बात है कि मैं अच्छे लोगों का नाम, उन अच्छे लोगों के बारे में बात कीजिए, अच्छे लोगों के प्रश्न पूछिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सच पीपल के बारे में आप बात के करके आपकी जबान भी खराब मत कीजिए, मेरा वक्त भी ज़ाया नहीं कीजिए। सर क्या होता है कि समीर वानखेड़ एक पर्सनालिटी है, लोग लाखों लोग उनको मानते, फॉलो करते, उनके ऊपर जो लेकिन इल्जाम लगाता है। लेकिन मैं इल्ज़ाम, कमिंग बैक टू द इल्ज़ाम, के जो इल्ज़ाम लगाए, देखिए मुझे काफ़ी गर्व है मेरी माता पे, मेरे परिवार पे, कि भारतीय संविधान के हिसाब से आई हैव अ वेरी मल्टीलैटरल मल्टी कल्चर मेरे घर में है। मेरे पिताजी बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से आते हैं, मेरी माताजी मुस्लिम धर्म से आती है, मेरी वाइफ शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ मराठा समाज, क्रांति रेडकर, सब जानते हैं आप उसे। तो मेरा घर एक काफ़ी इंटीग्रेटेड कल्चर है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया एक सेक्युलर कंट्री का, तो मेरा घर है वो, तो मुझे बहुत गर्व है। लेकिन मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में, जो गंदे प्रकार के लोग मेरे पर आरोप लगाते हैं कि ठीक है, मुझे हर धर्म का एक सम्मान है, लेकिन जो मेरे फादर हैं वो एक बौद्ध समाज से, एक दलित परिवार से आते हैं, तो मैं भी वही रहूँगा। आपके उन्होंने एक ये लिया था कि समीर वानखेड़ का शुरू हुआ फर्जीवाड़ा, और उन्होंने आपकी एक कास्ट सर्टिफिकेट दी, तो उसमें जिसमें मुस्लिम लिखा हुआ था। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगस्त 2022 में कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी ने 91 पेज का ऑर्डर क्लियर किया उन्होंने। हाँ, तो जो सच्चाई है, सलीम भाई देखिए, जो आपका रक्त है, जो आपका खून है, वो तो खून कोई बदल नहीं सकता, भले कितना भी कोई चिल्लाए, कोई वो जो मैंने आपको चबी चिक्स बोला था ना, वो मैंने आपके निकाह की फोटो जब आई थी, अच्छा, तो वो जिसके साथ निकाह नामा था और आपकी वाइफ के साथ, देखिए वो भी मैं कहना चाहूंगा उस बारे में भी। जैसा सब अपनी माता से बहुत प्रेम करते हैं, आप भी आपकी माँ से बहुत, हिंदू धर्म में भी लिखा है कि माता का धर्म, हमारी एक मातृत्व, एक हमारी भारत माता को भी हम माँ बोलते हैं, तो माँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है। यहाँ पर जितने जन बैठे, आप बैठे, मुझे लगता नहीं कि हम हमारी माँ से ज्यादा किससे भी प्रेम करते हो। जी जी। अगर मेरी माता ने मुझे ऊपर से वो टाइम पे जम मारने भी के लिए होता, तो मैं जम कर लेता। मैं मेरी माता की खुशी से आई कैन डू एनीथिंग फॉर हर, तो आई हैव डन दैट वॉट एवर। और मुझे कोई चीज का मलाल भी नहीं है। निकाह हुआ था मेरे माता की खुशी के लिए मेरी माता अगर कुछ भी कहेगी मैं करूंगा। लेकिन हाँ, एक और बात आपसे ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली अलग अलग धर्मों से आते थे, तो उसके लिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, जब अलग धर्म से होते, तो मेरी मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी हुई थी। सो बिकॉज वी वर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्ट बेसिकली। उन्होंने आरोप लगाया था कि आप फॉरेन ट्रिप में बहुत पैसे उड़ा रहे हैं। हाँ, अभी वो आरोप का क्या हुआ सब जानते हैं। 2 FIR हो गए जिन्होंने आरोप मेरे पर लगाए थे। लेकिन मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा, हमारे जो मैं आपके सामने भी जो बैठा हूँ, जो मैं सांस ले रहा हूँ, जो मैं सर्विस में जो खाकी पहनता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का उधार है मेरे पर। हर सांस मेरी जो चल रही है वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का उधार है मेरे पर। तो मेरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बताया कि अच्छा रहन सहन करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी जीवन शैली जियो। तो मैं क्यों ना करूँ ये?
मैं क्या किसके कोई रिश्वत के पैसे से या किससे पैसे लेके मैं कर रहा हूँ, मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ और विद इन लॉ विद इन रूल कर रहा हूँ। Obviously. तो मुझे कोई रोक नहीं सकता वो करने से। एक नहीं 100 बार जाऊँगा और अच्छा जीवन शैली करूँगा। तो लोग मेरे शर्ट के ऊपर आरोप उठाते हैं, लोग मेरे पैंट के, बेसिकली ये वो लोग हैं आपकी ड्रेसिंग जिनको, हाँ, जिनको ये पसंद नहीं है। आपकी घड़ी पे हाँ, तो ये लोगों को पसंद नहीं है बेसिकली। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एक दलित वर्ग का लड़का एक अपने नाम, एक अपने समाज का नाम, एक अपने मेहनत पे आगे जा रहा है, एक परिवार अपने मेहनत पे आगे जा रहा है, तो कुछ लोगों को ये चीज़ गवारा नहीं होती बेसिकली। तो उसका उत्तर न्यायालय ने अच्छी तरीके से, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई है, न्यायालय और कानूनी प्रक्रिया अच्छी चल रही है। घड़ी के बारे में क्या कहना है आपका? घड़ी मैं और अच्छी पहनूंगा उससे, वेरी गुड। एक नहीं और अच्छी पहनूंगा। वो मैं मेरे पैसे से पहनता हूँ, बेशक। मेरी बीवी अपने मेहनत से पैसे कमाती, एक नहीं और 100 पहनूंगा। ब्रांड भी है ना आपका कोई? ब्रांड मैं तो और बड़े से बड़ा ब्रांड पहनूंगा। नहीं, आपकी वाइफ एक ब्रांड चलाते हैं स्टोर्स का कुछ? नहीं, वो तो बेचारा, नहीं, इट डिडंट वर्क आउट, क्योंकि उसका ज़ीडाइनजिया मेरे बच्चों के नाम पे ही था। उसका फैशन लाइन था बेसिकली, लेकिन दैट डिडंट वर्क प्रॉपर्ली बेसिकली, क्योंकि उसका प्रोफेशन, वो एक कंटेंट डायरेक्टर है और राइटर भी है, तो उसका दोनों तरफ बिजनेस में ध्यान नहीं चल पा रहा था। 17 साल की उम्र के लाइसेंस का क्या था लोचा? 17 साल की उम्र का लाइसेंस, होटल का आपका हाँ, लाइसेंस? मैं आपको बताता बार हूँ। का? हाँ, वो अगेन ये जो वर्ड है बार, ये जो वर्ड है बार, एक तो कुछ लोग मेरे धर्म पे लगाते कि ये मुस्लिम है, एक वही लोग मेरे पर आरोप लगाते कि बार है। मुस्लिम में दारू पीना अलाउड नहीं, पहले लोग ऐसा कहते हैं। अच्छा, हाँ, तो यही लोग कहते नहीं है मुस्लिम में हराम है सर। हाँ, तो यही लोग आरोप लगाते हैं। तो ये उनकी आरोप जो लगाते हैं, उनका आरोप का लेवल ही आप समझ जाइए कि क्या मेंटल लेवल है उनका। लेकिन बहरहाल मैं उसका जवाब देना चाहूंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरी माताजी एक बहुत रॉयल परिवार से आती है, पृथ्वीराज चौहान के घर से आती है मेरी माताजी। ओह, हाँ, हरियाणा से मूर्थल, जो मैंने आपको गाँव कहा। तो शी इज अ डिसेंडेंट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। उनका एक वंशज का पूरा जीनियोलॉजिकल चार्ट है बेसिकली, और वो अभी भी समृद्ध परिवार से आती है। उनके काफ़ी जो रिलेटिव्स हैं, कोई यूएस में है, कोई यूके में, उनका ट्रस्ट भी काफ़ी अच्छा चलता है। जो मेरी मदर की मदर थी, वो भी एक भाम परिवार से आती थी, जो काफ़ी बहुत बड़ा परिवार है सूरत से। इट्स वेरी रिच काइंड ऑफ फैमिली, जो हु आर अ बिग फिलॉन्थ्रोफी काइंड ऑफ थिंग। तो जब उन्होंने मेरे नाम पे जो मेरी पारंपरिक प्रॉपर्टी है, मैं जब 8 साल का था तभी एक प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, जब मैं 14 साल का था तभी है, जब मैं 17 साल का था तभी हूँ, जब मैं 24 साल का हूँ तभी हूँ। ये सब मेरे सर्विस के पहले। तो कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों का ये भी होता है कि एक अधिकारी, उसके नाम पे इतनी प्रॉपर्टीज कैसी हो सकती है। यानी लोगों के माइंड में यही है, अधिकारी गरीब रहे, यानी इसका मतलब है कि मैं फटे हुए कपड़े पहनूं, कि मैं ड्रामा करूं, मैं झूठ बोलूं, मैं डबल जिंदगी जीऊं। मैं अच्छे घर से, मेरी मदर अच्छे घर से आती है, तो इसका मतलब मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ये मैंने क्रिमिनल एक्टिविटी किया, मुझे गरीब बनने का ड्रामा करना चाहिए। ये मेरे से होता नहीं है। जिस दिन फर्स्ट दिन मैंने IRS ज्वाइन किया, जितनी भी मेरे नाम पे प्रॉपर्टीज है, मैंने वो डिक्लेयर किया है। सो मुझे कोई छुपाना नहीं है। और अगर फॉरेन में भी जाता हूँ, मेरे कॉलेज के टाइम पे मैंने 16 बार फॉरेन गया हूँ मैं, मेरे कॉलेज के टाइम पे। तो वो भी क्या उगाई के या रिश्वत के पैसे से जाते हैं क्या? लोगों को माइंड अपना क्लियर करना चाहिए। और मैं उनको, अच्छा है आपने ये क्वेश्चन पूछा, आपके माध्यम से मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि मेरे कॉलेज के टाइम पे 16 फॉरेन विजिट्स है। वो भी इंक्वायरी शायद करें, उसके ऊपर भी आरोप लगाए। उन्होंने आपकी बहन एडवोकेट यास्मीन को लेडी डाउन भी कहा था। हाँ, फ्लेचर पटेल के साथ जो फोटो हाँ, बिल्कुल। वो क्या था, मतलब वो फोटो के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी हुई, एक मीडिया ट्रायल चला आपके खिलाफ। बिल्कुल, वो भी मैटर कोर्ट में है, औरत का अवमानना करना। कुछ लोग क्या है, जबान में हड्डी नहीं होती है, वो सोचते हैं कि राजा महाराजा के परिवार से आए हुए हैं, तो उनको लगता है कि औरतों का अवमानना करना, दलितों का अपमान करना उनका राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है उनका। तो इस वजह से वो भी मैटर कोर्ट में प्रलंबित है अभी। आपका मीडिया ट्रायल चल रहा है, आरोप लग रहा है, एलिगेशन लग रहा है, मुझे ये एंटरटेनमेंट है मेरे लिए। घर वाले क्या बोलते थे? घर वाले लड़ने के लिए तैयार है, घर वालों को भी मजा आता है, एंटरटेनमेंट होता है। शाहरुख खान से 25 करोड़ का आपका वसूली का, एक्सटॉर्शन का भी आरोप लगाया है। वो देखे ना, मैटर हाईकोर्ट में प्रलंबित है अभी। बट वॉज कहीं पर ऐसा कुछ, आपने कुछ चैट्स पढ़े मेरे ख्याल से? जी। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आरोपों का क्या होने वाला है आगे। अच्छा, उस चैट में एक और बात थी कि वो बंदा सब कुछ खराब कर देगा, मतलब एक वो था। तो क्या उन्होंने कुछ ऑफर में? आप काफी आपका खुद का बोलते
सलीम भाई, आपकी खुद की इंफॉर्मेशन नेटवर्क इतनी अच्छी है, मैं भूल गया सर। आप खुद एक इंटेलेक्ट है, आप जान सकते हो क्या है रियलिटी। जी सर, हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, आपने हमारे को सारे सवाल के जवाब दिए। बट कहीं ना कहीं एक एनसीबी इतने बड़े ऑफिसर जो 17,000 किलो पकड़ता है, जो कई हज़ार किलो गोल्ड पकड़ता है, ना किसी से डरता है, उस पर जब ये एलिगेशन लगता है बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता यार है। मेरे को तो पैसा कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी यार, 25 करोड़ क्या है मेरे लिए। मुझे बुरा लगता है। अब जाते जाते यही कहूँगा कि 18 साल 19 साल मेरा करियर हुआ है, और वो भी एक अच्छे परिवार से आता हूँ। भले मेरे पिताजी गरीब परिवार से आते हैं, एक मदर अच्छी परिवार से आती है, अच्छी पेडिग्री है। तो कभी कभी बुरा लगता है कि 19 साल आपने सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए काम किया है, डंके की चोट पे किया है, और आपको करप्शन नाम की चीज़ों से नफरत है। और लास्ट में कुछ लोग कुछ महान लोग आपके ऊपर वही करप्शन का आरोप लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ का बुरा लगता था 1-2 दिन स्टार्ट में, लेकिन उसके बाद में ये चैलेंज की तरह मैंने लिया है कि हमेशा लड़ता आया हूँ, हमेशा मेरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लड़ते आए हैं, उसी तरीके से मैं लड़ूंगा और इसको जीतूंगा। सर मैं ये क्यों पूछा मालूम आपको कि आपने एक रेड की थी वहाँ पर, क्या बोलते हैं जगह का नाम है, कैरी मैंडिस गोरेगांव के यहाँ पर। बिल्कुल। तो मेरा बोलने का कॉन्टेक्स्ट ये था कि आपको घेर लिया गया था एलएच ड्रग पेडलर। बिल्कुल 65 लोगों ने मारामारी, लिंचिंग होने की कोशिश आपने, हमारी तो रिपोर्ट ये कि आपने फायरिंग भी किया था, ओपन फायर किया था। आई डोंट नो वेदर इट्स ऑन रिकॉर्ड और नॉट, बट जो हमारी नेटवर्क है वो कह रहे थे कि समीर सर ने फायर भी किया था पब्लिक डिस्पर्स करने के लिए। आई रिमेंबर दैट इंसिडेंट। उस टाइम क्या वो, मतलब थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे? उस टाइम पर बेसिकली देयर वाज अ ट्रैप था हमारे ऑफिसर्स के लिए, बेसिकली वो जिस हिसाब से लग रहा था, एंड अटैक करने की कोशिश कर रही थी। 4-5 हमारे ऑफिसर्स थे, तो उसमें बहुत लोगों ने घेराव किया था, फिजिकल हार्म करने की कोशिश की थी, कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लेने की कोशिश हुई थी। लेकिन ठीक है, अब लड़ना है, मृत्यु तो सबको आनी है, हमको आनी है, सबको आनी है, तो फिर इन पेडलर और सप्लायर से क्या डिड यू फायर? मेरी रिपोर्ट है सर, वो तो आपने वहाँ पर बुक में लिखे हुए। देखिए मैं मुझे याद भी नहीं, मैं उस बारे में कुछ कमेंट नहीं करना। जी सर, बहुत सारी चीज़ें हमने पूछ ली आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी चीज़ है, हमारा रैपिड राउंड होता है, आपको 2-3 जो है 2 में से 1 खाली सेलेक्ट करना पड़ेगा। जाते जाते रैपिड राउंड से पहले आप अपना आदर्श गुरु और डिपार्टमेंट में किसको मांगते हो? वो तो आपने कह दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर। डिपार्टमेंट में आपका कौन गुरु है यहाँ? मेरे 2 गुरु है डिपार्टमेंट में। पीएम मोदी जी अमित शाह? नहीं, वो तो बहुत बड़े वो तो नेता है, लेकिन यस मैं ज़रूर गुरु मानना चाहूँगा अस्थाना साहब को, जो अभी रिटायर्ड हैं। राकेश अस्थाना जी जो डीजी एनसीबी थे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी रह चुके थे, तो मैं उनको एक गुरु मानूंगा। और मेरे दूसरे गुरु अभिन मोदक जी। अच्छा। वो भी एक आईपीएस ऑफिसर हैं, अभी फ़िलहाल चेन्नई में वो भी कार्यरत है मेरे साथ में, पुलिस कमिश्नर है वहाँ पर। तो वो ये 2 मेरे गुरु, और तीसरा भी एक मेरे डिपार्टमेंट में एक जो गुरु हैं जिनका नाम है श्रीनिवास राव जी, तो वो 94 बैच के आईआरएस ऑफिसर। तो ये मेरे 3 गुरु है डिपार्टमेंट में जी। और किसको, हु इज योर आइडियल? मतलब मेरे 2 ही आइडियल है, आदर्श अगर कहेंगे, एक छत्रपति शिवाजी महाराज और एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बॉलीवुड में कोई एक तो हीरो होएगा ना? ये क्या चीज़ है? समीर सर, कोई एक तो होएगा। योर वाइफ इज कनेक्टेड टू मैं मेरी वाइफ को जानता हूँ जब हम कॉलेज में थे। मुझे मैंने उसके साथ शादी प्रोफेशन के लिए नहीं की। नो डाउट आई रिस्पेक्ट हर प्रोफेशन। आपको एक अवार्ड भी मिला है सर? एक नहीं, मेरे ख्याल से 24-25 मिले हुए। नहीं, एक बड़ा अवार्ड मिला आपका, वो गवर्नमेंट की तरफ से था। आई रिमेंबर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, इधर गवर्नर अवार्ड बात कर रहे हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला था आपको। क्या ठीक है, विल स्किप दिस क्वेश्चन। आई थिंक सो दिस महाराष्ट्र में मिला था, महाराष्ट्र गवर्नर से, और एक यूनियन होम मिनिस्टर मेडल मिला था बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। वो कौन सा केस था? दैट वाज सुशांत सिंह केस। अच्छा। तो वही विटमिना की यही बात है कि 2021 में मुझे बेस्ट इन्वेस्टिगेटर का अवार्ड मिला, 2021 में। इट्स ऑल कोई ऐसा एक दोस्त याद हो कॉलेज का या स्कूल का जो बहुत सालों बाद मिला? अभी तो आप जैसे समीर सर सब बोलते हैं, समीर सर सब बोलते हैं, हर जगह एक पर्सनैलिटी है, वो आके बता समीर कैसा है? अभी भी हाँ कोई एक ऐसा था दोस्त, बहुत गालियां देता है मुझे, अभी भी है, रोहन नाम है उसका, लॉयर है वो भी, रोहन जनार्दन नाम है उसका, बिना गाली के मेरे से बात नहीं करता है, तो लेकिन क्या दोस्त से सुन लेता होगा, सुन लेना पड़ता है। चलो रैपिड राउंड चालू करते हैं सर। ड्यूटी या फैमिली? ड्यूटी, दोनों में से एक वो करना पड़ेगा। ड्यूटी। मनी या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट एनी टाइम। पावर या पीस? पीस। एनसीबी रोल थोड़ा डिफिकल्ट होगा या वर्सेस आईआरएस रोल, दोनों में से कौन सा अच्छा लगा? आईआरएस एनी पॉइंट ऑफ टाइम।
हाँ, वहाँ पर इतना प्रॉब्लम नहीं था। मेरा मेरा पहचान है, वो मेरी कार्डर है, मदर कार्डर है मेरी वो। सच्चाई या लॉयल्टी? सच्चाई। जॉब सेटिस्फेक्शन या हाई पे? जॉब सेटिस्फैक्शन। आप दिल्ली में भी रह चुके हैं, तो मुंबई या दिल्ली? एनी टाइम मुंबई। अच्छा। एक है शाहरुख खान या अजय देवगन, ये अभी आया मेरे दिमाग में क्योंकि आपने अजय देवगन की तारीफ की थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी। पूरे इंटरव्यू में, 1 घंटे के इंटरव्यू में आपने एक बार भी शाहरुख खान का नाम नहीं लिया। मैं बार बार कोशिश करता था कि आपके मुंह से उनसे निकालने, इसलिए मैंने इसको नहीं। कुछ आइडल्स, रियल आइडल्स के नाम लीजिए। नहीं, आइडियल्स नहीं है, ये तो बस खाली एक वो पसंद है। आपको फेम पसंद है या प्राइवेसी पसंद है? प्राइवेसी। कैसा आपको रिलैक्सिंग डेस्क पे बैठ के काम करना पसंद है, क्या फील्ड स्ट्रेसफुल केस चाहिए? स्ट्रेसफुल फील्ड जॉब। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सब हमारे साथ बात की, और वी विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, जय हिंद। एंड आप जैसा काम कर रहे हैं वैसे ही काम कीजिए, मेरी शुभकामनाएं। मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा, आपके फॉलोअर लाखों करोड़ों है, सब तो मुझे नहीं फॉलो करेंगे, एक हमारे गली न्यूज़ के लिए अपील कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। कि मैं आपके फॉलोअर्स के लिए सिर्फ 2 बातें कहना चाहूँगा, मेरी तरफ से 2 संदेश है। एक तो ये संदेश है कि राष्ट्र में आज के समय पे किन लोगों को हम लोग नायक कहते हैं, किन लोगों को हम लोग हीरो कहते हैं। हीरो का मतलब रियल हीरो नहीं होता। वी शुड बी वेरी क्लियर। रियल हीरो इज नॉट हीरो। हीरो, मैंने फिर से दोहराना चाहूँगा, हीरो मीन्स छत्रपति शिवाजी महाराज, हीरो मीन्स एपीजे अब्दुल कलाम, हीरो मीन्स डॉक्टर अंबेडकर, हीरो मीन्स तानाजी मालुसरे, हीरो मीन्स बाजी प्रभु देशपांडे। ये होते हैं हीरो, नॉट रियल हीरो। ये मेरा सबसे पहला संदेश आपको। दूसरा संदेश ये कहूँगा मैं कि आज का जो समस्या आपके इलाके में, मुंबई में या फिर आपके इलाके में, सबसे बड़ी समस्या है ड्रग्स की। तो हमारा जो शरीर होता है एक बहुत ही पवित्र होता है, एक मंदिर की तरह होता है, मस्जिद की तरह पवित्र हमारा शरीर होता है। तो इस शरीर को ये सब गंदी चीज़ों का सेवन करके खराब ना करे, बर्बाद ना करे। इसके लिए फाइनल मैसेज यही है, से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। वंदे मातरम। सर, आपने एक, मेरा सवाल रह गया था, आपने एक मुहिम चालू की थी सारे उलमाओं को बुला के, आई थिंक फर्स्ट मेट वही थी। बिल्कुल। तो वो क्या था, मतलब वो एक सारे उलमाओं को बुला के? मेरा ये था कि मैं जो जितने भी धर्मगुरु हो, जैसा कि आप देखेंगे इस्लाम में भी और बुद्धिज़्म में भी, इस्लाम में भी अगर आप देखेंगे, मैं एक लॉ ग्रेजुएट भी और हिस्ट्री में काफ़ी शौक रखता हूँ, तो मैंने ये सब स्क्रिप्चर पढ़े हुए हैं। तो इस्लाम में भी सूरह मैदा अगर आप देखेंगे, जो 5वां पारा है, उसमें भी क्लियर कट आयत नंबर 74 अगर आप देखेंगे, उसमें खमर की चीज़ों के बारे में लिखा गया है। खमर मीन्स नशे की चीज़ें। तो ये जब इस्लाम में बैंड है, और इस्लाम में जैसा आपने कहा दारू भी बैंड है, दारू में सूरह तहरीम है प्रॉपरली, जहाँ पर शराब के बारे में मेंशन है। तो जैसा शराब बैंड है इस्लाम में, उसी तरीके से ड्रग्स भी हराम है, मकरू भी नहीं, हराम है। तो ये मैं मौलानाओं को भी काफ़ी रिक्वेस्ट किया था कि आप जब भी दर्स करेंगे, जब भी आप जुमा के पहले जब भी खुतबा होगा, तो उसमें अगर आप ये ऐड करेंगे तो बच्चों को ही समझ में आएगा, पालकों को समझ में आएगा। तो मैंने ये रिक्वेस्ट किया था, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई, मेरा काम पसंद नहीं आया, तो वो मेरी ट्रांसफ़र करने के लिए आरोप लगाना स्टार्ट किया कुछ लोगों ने। उनको शायद इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही चीज़ की होगी। ये इस्लाम की बात हुई। अगर आप बुद्धिज़्म में भी देखेंगे, मैंने ये एक और पहल अभी वो चीज़ की शुरुआत करी है। बुद्धिज़्म में भी त्रिशरण पंचशील है, जो हमारा मेन बेस होता है, उसमें भी क्लियर कट लिखा है, जो 5वीं सेंटेंस है, जो 5वां अध्याय है, सूरा मेरे मज्जा पमाड थाना वेर मणि सिक्का पदम समिधिया में। इसका मतलब ये होता है बुद्धिज़्म में भी कि मैं नशे की चीज़ों का सेवन नहीं करूँगा, मैं नशे की चीज़ों से दूर रहूँगा। तो जब त्रिशरण पंचशील जो तथागत गौतम बुद्ध ने अपनाया था, जब ये रिलीजन कहता है, तो फिर हम क्यों ये चीज़ को? सर, आप इतने सूर्य के हिसाब से इंटरप्रिटेशन दे रहे हो, तो क्यों ना कोई समझेगी कि ये मुस्लिम ही है, क्योंकि मुझे भी इतना डीप में नहीं मालूम जो आपने सूरा बोला। हाँ, सिमिलरली मैंने बुद्धिज़्म के बारे में भी आपको पाली में बताया। जी 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 जी। तो इसके लिए मेरा धर्मों के बारे में आई लाइक टू रीड लिटरेचर, राइट टू इम्प्लीमेंट विथ रिलीजन। जी, तो ये मैं बताने की, धर्म गुरु को बताने की कोशिश किया था मैंने। सर आप आए हमारे यहाँ पे, थोड़ा मेरे को भी टीआरपी मिल जाए, तो 1-2 वर्ड गली न्यूज़ के बारे में, या नहीं गली न्यूज़। अभी आप ये सोचिए कि मैं मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नवाब मलिक जो हमारा वो गली न्यूज़ का फोटो रखे थे, और वो जो फोटोज आते थी उसके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाया कि मीडिया में जो है वो नहीं, मैं वो मैं ऐसे प्रकार लोगों के बारे में उनको सीरियसली भी नहीं लेता, बात भी नहीं करना चाहूँगा।
मैं आपके बारे में, जो आप ये सोचिए मैं चेन्नई में कार्यरत हूँ, मैं छुट्टी लेके आया हूँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैंने छुट्टी, ऑफिशियल छुट्टी लेके आया हूँ आपसे संवाद करने के लिए। जी 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 और आपकी न्यूज़ हम लोग पहले से, जब मैं DRI में था तब से हम लोग आपकी न्यूज़ देखते जी हैं जी जी सर। कि आपकी न्यूज़ सबसे फैक्चुअल होती है, बिना कोई पक्षपात के होती है, Exactly, किसका sir. फेवरिज्म आप नहीं करते हैं, और उसके बाद में फैक्चुअली आपकी एक्यूरेट होती है। जी जी बहुत सारे चैनल एनालिसिस देते हैं अपनी व्यू, यू आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स, राइट राइट। तो आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट दैट। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट भी होगा, अनुमोदन भी होगा कि आप ऐसे ही निष्पक्ष निष्पक्षता जी, से जी, न्यूज़ thank you, चलाइए, sir, thank you. इंडिपेंडेंटली चलाइए, विदाउट एनी प्रेशर्स। ऑल द वेरी बेस्ट यू। थैंक यू वेरी मच।